So meal planning, we have done it for the yes, ये भी हो गया ठीक है. Now I'm going to start with another block in which the food budgeting we have also done. है ना? Yesterday. Okay, so the next topic is food selection. Okay, so this topic is actually associated with, if anybody, Priya, okay, so first of all I have to see that if anybody wants to ask anything about the topic or the exams, or अभी तो आपका कुछ नहीं है ठीक है. So we are going through all this. Yes, good evening, Devi ji. So गुड इवनिंग मैम. good evening भावना जी. हाँ जी. मैं ऑनलाइन सबमिट करने वाली हूँ अपना तो मुझे कैसे सबमिट करना है वो, और मतलब वो लिखना किस पे है, बेसिकली मुझे वो कंफ्यूजन हो रहा है. ऑनलाइन मैम पोर्टल होगा. यू हैव टू क्लिक द बिकॉज जो ये असाइनमेंट्स होती है ना, दे आर एक्चुअली दी क्या कहते हैं उसको, ये ऑनलाइन जो होती हैं हमारी जो वेबसाइट है, तो उसमें आपने क्या है कि हैंड रिटन करनी होती है. हैंड रिटन करने के बाद आप उनकी पिक्चर्स क्लिक करेंगी. ठीक है, पिक्चर्स क्लिक करने के बाद आपको फिर पीडीएफ बनानी पड़ेगी. पीडीएफ बना के आप अपलोड कर सकती हैं. ठीक है, सो देयर वुड बी सम पोर्टल. ठीक है, आपको साइट पे ही करना है. इवनिंग जो भी आपको करना है, दैट वुड बी डन ऑन अ साइट ओनली. ठीक है, और, साइट के अलावा और कहीं नहीं होगा. और पेपर कौन सा यूज करना है, A2 या A4, या नोटबुक पे ही लिख के हम कर सकते पेपर हैं? की इतनी दिक्कत नहीं है मैम, पेपर की कोई दिक्कत नहीं है. आप कोई भी लाइंस वाले पेज लीजिए, क्लीन एंड विद लाइन वाले पेजेस है, उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर लगाइए एंड विद लाइन वाले पेजेस. फिर उसको स्टेपल कर सकती हैं आप. अगर आपको करना है मतलब फिजिकल मोड में भी अगर भेजनी है, देन ऑल्सो. सो इट शुड बी नीटली, द प्लेन पेजेस मिल जाते हैं मार्केट में लूज, एंड देन यू कैन हैव दैट प्लेन पेजेस. एंड उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर लगाइए, उसके ऊपर अपने एनरोलमेंट का नंबर लगाइए, एनरोलमेंट नंबर जो उसकी फोटोकॉपी है आपके एनरोलमेंट नंबर की. सो यू कैन पुट दैट एंड देन द क्वेश्चन पेपर एंड देन द पेजेस. पेजेस में लूज पेजेस बड़े अच्छे मार्केट में ना लूज मिल जाते हैं. देन यू कैन एक्चुअली पंच देम एंड देन यू कैन टाई विद और दिस स्पाइरल बाइंडिंग एंड ऑल, कुछ भी कीजिए और उससे मार्जिन छोड़ के काम कीजिए, सो दैट यू कैन मेक इट इजीली. सो अगर आपकी लॉस्ट भी नहीं होती है, एंड यू कैन सेव इट. ओके, और सेव्ड वे में पहुंच जाती हैं वो. हाँ जी. और फिर उसमें मतलब बुक, नोटबुक नहीं यूज कर सकते हैं, रजिस्टर नहीं यूज कर सकते हम लोग? आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हमारी ऐसी कोई भी इग्नो की नहीं है. हम सिर्फ कंटेंट देखते हैं. ठीक है, द तो मुझे क्वेश्चन पहले एंड क्वेश्चन आंसर लिखने यू हैं. हैव रिटन. अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको बाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस बीच में क्वेश्चन पेपर और ऊपर असाइनमेंट नंबर, सॉरी असाइनमेंट का नेम क्लियरली, एंड देन योर एनरोलमेंट नंबर. ठीक है, आपके Okay. पर्टिकुलर्स होने चाहिए. आप करके भेजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. तो मुझे पहले सारे क्वेश्चंस लिखने हैं? नहीं, क्वेश्चंस क्यों लिखने हैं? क्वेश्चन पेपर आप जो डाउनलोड करेंगे वो सबसे फ्रंट पे लगाइए ना उसको. ओके ओके. फिर तो उसके पहले मैं बाद क्वेश्चन अगर आप लिखूं, फिर उसके फिर बाद उसके आंसर लिखूं, उसके ऐसे? बाद अगर आप क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखना चाहती हैं, तो देन इट्स हाँ. योर विश. अदरवाइज क्लियरली मेंशन द नेम ऑफ द नंबर ऑफ दैट क्वेश्चन एंड द पार्ट ऑफ दैट, या उसका सब पार्ट है, सो आप हाँ. उससे कीजिए. वी ओके डोंट ओके. माइंड, वी डोंट माइंड. देखो सीधी सी बात है. वी जस्ट लुक फॉर द कंटेंट about that question which you are attempting. In that way, if the question has asked about the parts or the first the definition, you should write the definition, and then if further applications puchiye, so you have to write the applications also. If the diagram would be a diagram is asked in the question, so you have to attempt the diagram only with the correct labeling, and the functions puchiye to functions likhenge. Clearly क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिए. ठीक है, ओके. तो वी जस्ट लुक फॉर द कंटेंट नीटली रिटन विद द ब्लू पेन, ब्लू एंड ब्लैक पेन, एनीथिंग मैटर्स. सो डायग्राम क्लियरली बना है, लेबलिंग क्लियरली है, वट एवर इज रिक्वायर्ड इन दैट क्वेश्चन यू हैव रिटन दैट क्वेश्चन, रादर देन मेकिंग द स्टोरीज एंड ऑल going here and there. First you start explaining the questions and then the application, and then you start defining the things, so that doesn't look nice because that's not the proper way. Okay, just understand the question first, and then what has already asked in that question only, then you can actually realize how to attempt. मैं ये कह रही हूँ हिंदी स्पीकिंग वाली, अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग द आंसर, कि आपको क्वेश्चन की फॉर्म देखनी है, पूछा क्या गया है. ठीक है,
अगर तो डेफिनेशन पूछिए कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, बताइए परिभाषा उसकी, तो आपने परिभाषा बतानी है। फिर उसकी अगर एप्लीकेशन बेस्ड है कि इसके क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, कहाँ अप्लाई हो सकता है, उसको लिखिए। फिर अगर उसका डायग्राम या आपको फ्लो चार्ट या क्या पूछा गया है, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको कि इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, देन यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम्स एंड देन उसकी लेबलिंग प्रॉपरली कीजिए। ठीक है, फिर अगर उसके कोई प्रोज एंड कॉन्स पूछे हैं, डूज एंड डोंट्स पूछे हैं, कोई रिजल्ट्स पूछे हैं, कोई फॉर्मूला पूछा है, तो आपको वही लिखना है। तो मैं आपको ये बताती हूँ, पेजेस रजिस्टर तो मैटर नहीं करता इतना, आप किसी पे भी लिखिए। अगर रजिस्टर पे लिखेंगे, उसके आगे आपको या अंदर वाली साइड आपको क्वेश्चन पेपर जो भी असाइनमेंट आप अटेम्प्ट कर रही हैं, जो आप पे एप्लीकेबल है, बिकॉज यू आर 23, तो आपकी जो एप्लीकेबल होके असाइनमेंट अपलोडेड हुई है इग्नू की फॉर योर सेशन, दैट यू हैव टू डाउनलोड, टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट एंड देन फर्स्ट पेज पे उसको चिपकाइए। उससे पहले अपना एनरोलमेंट चिपकाइए, उसके ऊपर क्लियरली लिखिए कि ये कौन सी डीएनएचई है, अपना एनरोलमेंट नंबर भी क्लियरली हाईलाइटेड कीजिए। ठीक है, हाईलाइटर यूजने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन भी कर देंगे तो भी पता है। आपने एनरोलमेंट नंबर लगा दिया तो उसमें लिखा ही हुआ है, आपकी पिक्चर भी लगी हुई है, तो वो क्लियर है। ठीक ओके है, ओके उसके बाद आपको हर क्वेश्चन लिखने की जरूरत है। इफ यू फील लाइक दैट आप पहले क्वेश्चन लिखेंगी एंड देन फिर आंसर लिखेंगे, तो इट्स अप टू यू। और आप क्वेश्चन जो असाइनमेंट में क्वेश्चन का नंबर है, उसका जो सब पार्ट है वो लिख के कर देंगे, देन हेलो also it matter as soon as far as you are actually pasting that question paper in front of that register. Okay, ओके मैम, फिर और क्वेश्चन में रेड रेड पेन से लिखूं और आंसर ब्लू से लिखूं तो चलेगा ना वो भी? क्या लिखना है रेड पेन से आपको? अगर सपोज मैं पहले क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखती हूँ, तो क्वेश्चन रेड पेन से लिखूं और आंसर ब्लू हाँ, पेन से? यूजुअली रेड पेन हम चेकिंग में यूज करते हैं, तो रेड पेन स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, मतलब जो भी ओके आंसर देने वाला है। तो आप अगर ओके ब्लू या ब्लैक पेन से लिख लेंगी ज्यादा बेटर है। अंडरलाइनिंग और इज ओके, बिकॉज चेकिंग के लिए हम रेड पेन यूजुअली, बस वैसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप ब्लू ब्लैक ही यूज कीजिए, ब्लू ज्यादा यूज कीजिए, ब्लू ही मैटर करता है। एंड रेड हम चेकिंग के लिए यूज करते हैं, ऑब्वियसली जैसे क्लासेस में होता है, स्कूलों में होता है, वही वाली चीजें। ठीक है, ओके मैम सो ओके हेलो में दिस, हाँ जी, हाँ जी विजय जी, हाँ जी। मैम थैंक यू मेरा मैम। डाइट प्लान से था, एक्सचेंज से। जनरली हम लोग क्लाइंट्स तो ऑनलाइन भी हो सकते हैं कि कहीं से भी हमें क्लाइंट हाँ मिले। बिल्कुल, ये अ, इट्स अप टू यू, आप कैसे कर रहे हैं, काम कैसे करना है। हाँ बट तो मैम अभी मुझे हाँ, एक्सचेंज से मुझे पूछना था, जैसे एक्सचेंज तो मैंने याद कर लिया, बट एक रोटी हमें कितना ग्राम है कैलोरी तो मुझे याद हो गया कितना देगा, अभी बट अभी अभी विजय जी, अभी आपको थोड़ा सा प्लीज डोंट माइंड, मैं बहुत हाँ अच्छा हाँ लगता है मुझे यस सुन मैम। के, इफ यू आर एंथुसियास्टिक लेट मी फिनिश। एक्चुअली अभी आप डीएनएचई 1 में हैं, इसमें थोड़ा सा बनाया हुआ है, बिकॉज व्हेनेवर यू विल बी फिनिशिंग हाँ एंड व्हेनेवर यू विल बी फिनिशिंग विद योर थीसिस, आप समझिए मेरी बात को, मैं फिर से आपको समझाती हूँ, बिकॉज यस आप मैम। लोग बहुत ही एंथुसियास्टिक एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड फॉर डाइटिशियंस ऑल्सो एंड फॉर द न्यूट्रिशनिस्ट दिस इज क्वाइट अ पॉजिटिव थिंग कि आपका एंथुसियाज्म इंटैक्ट रहना चाहिए एंड यू आर applying that enthusiasm into your profession. But abhi मैं आपको बताऊं कि we have just started, you have just started this is just a midway, we have reached midway for the DNHE, okay, this diploma. And moreover we have actually started just only doing the DNHE one, we are just discussing these days DNHE one, and that too not fully, okay. हम 10th 11th चैप्टर पे पहुंच गए हैं, 11th नहीं 12th चैप्टर वी आर एक्चुअली डूइंग। सो अभी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू हुआ है, सो यू वुड बी एक्चुअली आई मीन अमेज्ड हो सभी आप कि हाँ इसमें क्या होता है, कैसे होता है फूड को अभी। सो अभी डीएनएचई 2 है, अभी डीएनएचई 3 पड़ा है, ठीक है। उसके बाद डीएनएचई 4 है, जिसमें आप क्लिनिकल केसेस को हैंडल करना सीखेंगे, एटलीस्ट कुछ केसेस पे काम करेंगे, ठीक है, सर्वे टाइप करेंगे जो कि आपका थीसिस की फॉर्म होगी, ठीक है। whenever you'll be going to start working on that, so तब आपको बहुत आइडियाज होने वाले हैं। अभी आपको आप इनिशियल स्टेजेस में हैं, आई डोंट नो वेदर यू हैव स्टार्टेड वर्किंग बिफोर और नॉट, बिकॉज जो भी इस न्यूट्रिशन में आते हैं ना, सम पर्संस दे आर ऑलरेडी वर्किंग into this field, either they are associated with some of the clinics or the dispensary or the hospitals, either way, okay. So अभी थोड़ा थोड़ा आगे और समझिए, तो आपके क्वेश्चन के आंसर ना आपको मिल जाएंगे कि ये इतनी चपाती है और किस चीज की है, मल्टीग्रेन, तो ये सब आपको पता चल जाएगा। अभी तक तो हमने बजटिंग एंड कल थोड़ा सा आइडिया लिया है, बिकॉज वी हैव जस्ट डिस्कस द वेगली द 4 ग्रुप्स। वेगली 4 ग्रुप्स की मैं बात कर रही हूँ, एज ग्रुप्स हमने 4 लिए, एक तो इन्फेंट हो गया, एक लैक्टेटिंग मदर्स हो गई हैं, एक प्रेग्नेंट मदर थी और एक ओल्ड एज है, एक अडोलोसेंस है। मतलब अपने अडोलोसेंस भी एक ग्रुप कर लिया पूरी की पूरी एज को लेके, ठीक है।
कोई हमने इंडिविजुअल केसेस नहीं डिस्कस किए हैं. एंड देन वी हैव डिस्कस द एडल्ट वाले, एंड देन वी हैव डिस्कस द प्रेग्नेंट फीमेल्स एक ही कैटेगरी, फिर लैक्टेटिंग मदर एक ही कैटेगरी और एक इन्फेंट्स को. सो ये अभी इतना डिटेल्ड नहीं है. हमने एक कहते हैं ना ब्रीफ आइडियाज वी हैव टेकन. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट. सो ब्रीफली एंड बड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है. सो वी हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दैट. बट ये है कि डाइट चार्ट्स आपके बहुत ज्यादा सिलेबस में है भी नहीं है. सो आपको इन चीजों पे एक्स्ट्रा ही वर्क करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू एक्चुअली स्टडी फॉर दी biochemistry also. So you need a good knowledge of the biochemistry, nutritional biochemistry जो मैं आपको कह रही हूँ, because वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है. So that would be going to help you a lot for that, ठीक है. अगर वो आप न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके आइडियाज, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी फेमिलियर विद द कार्ब्स, you have to be familiar with the lipids, carbs, proteins, minerals and vitamins and enzymes, basically enzymology. So here I really wanted to tell you that enzymes के साथ आपको familiar इसलिए भी होना पड़ेगा because enzymes जो हैं वो आपके क्या करते हैं कि अगर आप एक भी मील देखो खाते हो ना तो वो 1000 years तक भी डाइजेस्ट नहीं हो सकती है, बिकॉज द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम्स. एंड एंजाइम्स जो है वो कैटालिस्ट होते हैं जो आपकी बेसिकली डाइजेशन को, व्हाटएवर यू हैव ईटन, आप कितना भी बैलेंस डाइट खाइए, आप कितना भी अच्छा फूड खाइए, 3 टाइम कैलोरीज एंड ऑल सब प्लान करके, बट whenever you eat, if the specific enzymes they are not working to digest that kind of a food, ठीक है, तो वो आपके लिए वो फिर उसका कोई फायदा नहीं, बिकॉज दैट फूड वोंट बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी मॉलिक्यूल्स और द एटीपी मॉलिक्यूल्स, दैट इज नॉट एंटरिंग इनटू द सेल्स एंड ऑल, बिकॉज वो डाइजेशन स्टमक में पड़ा रहेगा, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगा, सर्कुलेशन में जाके सेल्स में एंटर नहीं करेगा. सो ऑल दीज थिंग्स, ओके. सो वी नीड द एंजाइम्स which is क्या कहते हैं उसको, enzymes, they are the catalysts actually. Okay, so the catalysts, they are working as, they are actually functioning just to enhance the rate of the reaction of digestion of whatever we have eaten. Okay, so this is the thing which we are going towards in the future direction. So जल्दी से अगर एंजाइम्स ने इम्प्रूव कर देना है उसको, अपनी डाइट को, आपकी डाइजेशन को, तो रेट ऑफ रिएक्शन एनहांस करेंगे, ठीक है. सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. और एंजाइमोलॉजी अगर आपको आती होगी तो एंजाइमोलॉजी को पढ़ना भी बहुत जरूरी है अगर आप डाइजेशन से लीड करेंगे, डाइजेशन को डील करेंगे, डाइजेशन के साथ, डाइट चार्ट्स के साथ. ओके, सो यू हैव टू सी कि कौन सी खाना देना, कौन सा नहीं देना है, ये सब चीजें, ठीक है. तो आप लोगों को न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री प्लस मॉलिक्यूल्स के साथ, अभी आपने ना वेगली पढ़ा, कार्ब्स होते हैं, क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, मोटा मोटा पता है आपको, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. ओके, सो इस चीज को आप अच्छे से बायोकेमिस्ट्री पे हैंडी हो जाइए, थोड़ा एंजाइम्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए, ओनली देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द डाइट चार्ट्स, ठीक है. बिलीव मी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप कीजिए. एंजाइमोलॉजी पढ़नी बहुत जरूरी है, बायोकेमिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है, थोड़ी है बट एटलीस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा. देखो एंजाइम्स को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एंजाइमोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री. आपको कार्ब्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड ऑल ये सब पता चल गया बैलेंस डाइट का, तो इसके साथ साथ एंजाइम पता चलने शुरू है. अब जैसे क्या है कि अब ग्लूकोज खाएंगे ना तो एंजाइम्स आर सो स्पेसिफिक. एंजाइम्स अब ग्लूकोज को कौन से, एक्चुअली सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, तो ग्लूकोज किसका सबस्ट्रेट है, स्पेसिफिक एंजाइम्स. कौन से, 2 एंजाइम्स हैं बेसिकली ग्लूकोज के लिए. देयर आर 2 एंजाइम, ग्लूकोकाइनेज एंड द हेक्सोकाइनेज. अगर वो नहीं होगा तो ग्लूकोज भी डाइजेस्ट नहीं होगा, एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे ही नहीं, तो आपकी खाने का फायदा ही नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग वुड बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड इट्स अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हिच एंटर्स इनटू द सेल्स, ठीक है. और वहां पे वो एटीपी मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, ठीक है. तो जब वो ही नहीं बनेंगे तो खाने का फायदा क्या, ग्लूकोज में आने का फायदा, ठीक है. इसी तरह से whenever you would be eating the lactose is one of the carb, डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम होगा, लैक्टेज, ठीक है. ये जो एंजाइम की एंजाइमोलॉजी का जो नोमेनक्लेचर होता है ना, ये भी वो सबस्ट्रेट के बेसिस पे ही होता है. जैसा सा सबस्ट्रेट होगा ना, ज्यादातर कुछ है एक्सेप्शंस जो नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दो सबस्ट्रेट है. जो हम लैक्टेज की बात कर रहे हैं, सबस्ट्रेट क्या होता है, व्हाटएवर वी हैव ईटन, उसके ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा, उसकी डाइजेशन के लिए. तो हमारे ही बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, जो लैक्टेज है वो लैक्टोज के ऊपर काम करेगा, माल्टोज के ऊपर काम करेगा,
ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग खाने पे, एंड नाउ यू टेक balanced food, so you take so many kind variety of the food in which you can see that आप डिफरेंट मेनी काइंड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, मेनी काइंड ऑफ द फैटी एसिड्स एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, एंड अमीनो एसिड्स एसेंशियल नॉन एसेंशियल, प्रोटीन्स डिफरेंट डिफरेंट खाते हैं। तो आप देखिए कि वेन एवर यू ईट ना, कितनी फौज आपकी एंजाइम्स की इकट्ठी हो जाती है आपके डाइजेशन के लिए, जस्ट टू एनहांस द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द डाइजेशन ऑल्सो, बिकॉज आप कितनी वैरायटी का फूड खाते हैं उसमें हर किसी का सबस्ट्रेट और हर किसी के लिए एंजाइम इज डिफरेंट, ओके। सो जब एंजाइम डिफरेंट होगा तो अपने सबस्ट्रेट पे पर्टिकुलर पे काम करेगा, एंड देन द डाइजेशन विल बी देयर, ओके। अदरवाइज तो खाना डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब जब खा लिया तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिर मतलब ही नहीं है न्यूट्रिशन का, तो ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स, सो यू शुड रीड अबाउट दैट। तो कई बार क्या होता है, मैं एंजाइमोलॉजी की बात इसलिए करने लगी हूँ क्योंकि विजय जी ने क्वेश्चन पूछा कि हमें डाइट्स पे ऊपर काम करना है, डाइट पे आप काम करेंगे। अब देखिए कई लोग नॉर्मल है, अब समटाइम्स क्या है कि किसी में कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको वो चीज नहीं देनी है। अब मैं इसका एक एग्जांपल बताती हूँ, हमारी बॉडी में सेल्यूलेज नहीं होता है, ठीक है, एंजाइम, दिस इज अ सेल्यूलेज, एंड वो किसके लिए होता है, वो एक कार्ब है जो पॉलीसेकेराइड है, कार्ब कार्बोहाइड्रेट विच इज कॉल्ड द सेल्यूलोज, विच इज फ्रॉम द प्लांट ओरिजिन। अगर हम प्लांट ओरिजिन के बहुत सारे कार्ब्स खाते हैं हम, बिकॉज वी हैव दैट एंजाइम्स, लेकिन अगर हम प्लांट ओरिजिन का सेल्यूलोज खा लेते हैं ना, तो वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर एंजाइम विच वुड वर्क ऑन दैट, जिसका वो जो सेल्यूलोज सबस्ट्रेट है उसके लिए एंजाइम नहीं है, सेल्यूलेज वी डोंट हैव, ठीक है। तो जब वो नहीं है तो हम क्या करेंगे कि वो सेल्यूलोज हम डाइजेस्ट कर नहीं सकते, वो ऐसा एक्सक्रीट हो जाता है, उसको कोई फायदा ही नहीं है खाने का, बिकॉज वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर एंजाइम सेल्यूलोज इन आवर बॉडी, सो वी कैन नॉट जस्ट डाइजेस्ट दिस सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, सारे के सारे। प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, अब ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि हमने सिर्फ अभी बैलेंस डाइट में कार्ब्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड मिनरल्स एंड वाइटामिन पढ़े हैं। उसके बाद रफेज एंड होती है जो वाटर कंटेंट होता है। उसके बाद हम एंजाइमोलॉजी की बात कर रहे हैं, बिकॉज यही जो बैलेंस डाइट हमने खानी है, इसका डाइजेशन जरूरी है। डाइजेशन किससे होता है, एंजाइम से। एंजाइम्स नहीं है तो फिर न्यूट्रिशन वर्ड का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ के सब समझ लेते हैं, पर बायोकेमिस्ट्री की एक अलग से एक ब्रांच है विच इज कॉल्ड द एंजाइमोलॉजी, जिसको समझना जरूरी है, क्योंकि अब सेल्यूलोज खा लिया, सेल्यूलेज है नहीं, सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होगा। इसी तरह से अगर ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम वर्क नहीं करेगा, हालांकि हमारी बॉडी में है ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज, ठीक है, बट अगर कोई ऐसी ड्रग खाते हैं, जैसे मेडिसिन खाते हैं समटाइम्स हम, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, और समटाइम्स मे बी वी आर टेकिंग मेडिसिन, समटाइम कोई ऐसा फूड है, कुछ भी हो गया है, पीएच फर्क हो गई है, क्योंकि ये एंजाइम्स है नहीं, ये पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं, ज्यादा अल्कलाइन पे भी नहीं करेंगे, ज्यादा एसिडिटी पे, सॉरी एसिडिक कंडीशंस पे भी नहीं करेंगे, टेम्परेचर पे भी नहीं करेंगे, इनका भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट भी प्रॉपर होनी चाहिए, ओनली देन दे विल वर्क, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत थोड़ा खाते हैं तब भी एंजाइम एक्टिवेट नहीं होता, तो अगर हम थोड़ा सा ज्यादा बहुत ज्यादा खाते रहेंगे तो भी एंजाइम उतना ही काम करेगा। सो एंजाइमोलॉजी इज वन ऑफ द अलग से ब्रांच है जिसमें समझना, बट आप इसको ट्राई कीजिए अंडरस्टैंड करने की कि एंजाइम जो हैं वो वर्क करते हैं। और जब हमने प्रोटीन्स की बात की है ना, तो जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक स्ट्रक्चरल होते हैं, एक फंक्शनल। अभी तक हमने किसकी बात की है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की। जब भी हम बात करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है, बच्चों को देना है ग्रोथ, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात करते हैं, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है। अगर हम प्रेग्नेंट मदर की बात करते हैं कि उसको प्रोटीनेशियस देना, बिकॉज शी इज ऑल्सो डेवलपिंग ना सम काइंड ऑफ, उसने बेबी एक उसके अंदर डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए भी प्रोटीन्स। अगर वियर टियर होती है, कोई बीमारी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ हो गया, देन ऑल्सो वी टॉक अबाउट द प्रोटीन्स फॉर द रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, क्योंकि लैक हो गया तो उसको हीलिंग के लिए प्रोटीन्स। बट the other kind of the proteins which are called the functional proteins, जो structural में नहीं काम करते हैं, they are called the functional proteins। functional proteins की category कौन सी है, वो है हमारे enzymes जो function करते हैं, because they are proteinaceous in nature। ये amino acids के बने होते हैं, they are proteins but they are functional proteins। अब समझिए इस बात को। so all the enzymes are proteins but all the
प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ये वाली एक स्टेटमेंट है। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, क्योंकि हर तरह का प्रोटीन एंजाइम्स की तरह वर्क नहीं करता, हर तरह का प्रोटीन फंक्शन नहीं करता। बट जो प्रोटीनेशियस हैं, एंजाइम्स हैं जो, वो सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि वो जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे, उनकी नेचर प्रोटीनेशियस है, बट सारे के सारे प्रोटीन्स नहीं करेंगे। सो इस बात को आप समझिए। उसके बाद आपको फिर मील प्लानिंग करनी है। अब सपोज आपको हर बंदे की लाइकिंग डिसलाइकिंग या फिर उसको किस चीज खाने से प्रॉब्लम आती है, देन आपको देखना पड़ेगा, देन यू हैव टू रियलाइज दैट व्हाई this person is having problem whenever he or she eats this thing. Maybe the particular enzyme doesn't work. जैसे ग्लूटेन एनर्जी, अब ग्लूटेन तो चलो काम है, ठीक है, तो अगर उसमें क्या है कि ग्लूटेन का कंटेंट जो वीट में होता है या जो भी है, ठीक है, कहीं कहीं जहाँ भी प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होगा कि अगर वो जहाँ भी प्रेजेंट उसकी एलर्जी हो जाएगी, या किसी अमाइनो एसिड की एलर्जी हो जाती है, प्रोलीन की, एलानिन की, मे बी। तो हमें वो चीजों को देखना है, वो मे बी दैट एंजाइम इज नॉट वर्किंग, जिसके वो सबस्ट्रेट है। देखो जो भी आप खाते हो ना, वो एक सबस्ट्रेट होता है एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए, क्योंकि एक एंजाइम एक ही तरह की चीज पे काम करता है। एक ही तरह की चीज आप खाएंगे, अगर लैक्टोज खाएंगे तो ही लैक्टेज काम करेगा, अगर लैक्टोज नहीं लिया तो लैक्टेज वेला बैठा रहेगा। आई मीन दैट पर्सन वोंट वर्क, दैट एंजाइम वोंट वर्क इन योर बॉडी, क्योंकि उसने सिर्फ लैक्टोज आएगा, ओनली देन इट विल वर्क, और अदरवाइज इट वोंट वर्क एट ऑल, बिकॉज वो बहुत स्पेसिफिक है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। एंजाइम स्पेसिफिक होगा, ओनली देन इट वुड बी गोइंग टू वर्क, ठीक है। सो आप इन चीजों को ख्याल रखिए। और आपको डाइट प्लान जब करना, क्लिनिकल केसेस एंड द एंजाइम वुड आल्सो बी टेकन इनटू केयर, ठीक है। अब ये जो चीजें थी कि एक चपाती की बात करते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा आटा है, कौन सा है, उसमें कैलोरीज कितनी है, ये तो टोटली कैलकुलेशंस है, टोटली व्हेनेवर यू वुड बी एक्चुअली अपेयरिंग। सो डाइट चार्ट जब हम स्पेसिफिकली डाइट चार्ट्स डिस्कस करते हैं, ओनली देन वी कैन डिस्कस कि इतना इतना इसमें लेना है, ठीक है। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड द नेक्स्ट चैप्टर जो था हमारा। मैम एक चीज बता दीजिए, हाँ आप जी, जो ये एक्स्ट्रा जो भी बता रहे हैं, क्या हमें ये किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग होगा तो क्या लिखना चाहिए या नहीं? लिखना चाहिए, आपको लिखिए, आपको नॉलेज है, ये किसी ना किसी क्वेश्चन में आ जाएगा, क्योंकि आपकी बुक्स में ये थोड़ा थोड़ा मेंशन किया हुआ है। मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाने के लिए, अगर एंजाइम का वर्ड थोड़ा सा लिखा है, कार्ब मेंशन किए हैं, लिपिड्स, मैं थोड़े अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है। और मैम एक चीज और कि अगर जैसे हमें डिटेल में अगर पढ़ना है, तो आपने कहा ये बायोकेमिस्ट्री इज कंपलसरी पढ़ना, तो क्या अगर आपने एमएससी न्यूट्रिशन को की बहुत जा अच्छे से सकती? समझना है तो तो बायोकेमिस्ट्री मैम क्या फूड एंड न्यूट्रिशन में इग्नू से एमएससी कर सकते हैं अगर किसी के पास में ग्रेजुएशन नॉर्मल बीए हो तो? अगर होम साइंस एक सब्जेक्ट है तो डीएचएनई करके? हाँ, फिर डीएनएचई करके, मैम डीएचएनई पर होम आप इसको प्रोनाउंस होम साइंस डीएम पूरा सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो तो? कर सकते हैं, डीएनएचई करके। थैंक यू सो मच। आप बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन भी है, आप अप्लाई कर देंगे तो आपको प्रोविजनल एडमिशन के बाद आपको कंफर्मेशन आ जाएगी, वो बता देते हैं ऑनलाइन की आपकी होगी नहीं होगी, बट मेरे हिसाब से हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक थैंक्स दो मैम। केसेस देखे हैं, हुई है, थैंक्स मैम। ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ, देखो डीएनएचई का डिप्लोमा +2 के बेसिस पे है, अगर आपने +2 साइंसेस से की है सबने, तो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में थोड़ी डिस्कशन होती है, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट आ जाता है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। तो उनके लिए अगर हाँ किसी ने साइंसेस नहीं की है देन ऑल्सो, बट जो न्यूट्रिशन इटसेल्फ है ना, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, न्यूट्रिशन फील्ड है ना, वो बायोकेमिस्ट्री के बगैर क्या है। ये जो बायोमोलिक्यूल्स हम डिस्कस करते हैं, जो रिएक्शंस हम डिस्कस करते हैं, जो डाइजेशन हम डिस्कस करते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस हैं आपकी बॉडी में, तो ये है क्या, ये बायोकेमिस्ट्री ही तो है। बट हाँ ये थोड़ी थोड़ी डिस्कस हुई है, जो मैं आपको थोड़ी सी अच्छे से समझाने के लिए थोड़ी डिटेल में समझा देती हूँ, बट आप इसको और अच्छे से पढ़िए। तो अगर आपको न्यूट्रिशन फील्ड में, इट्स नॉट जस्ट यू आर डूइंग जस्ट फॉर डूइंग द डिप्लोमा ओनली, ठीक है, अगर आपको अच्छे से इस फील्ड में वर्क करना है तो आपकी बायोकेमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए विद डिप्लोमा ऑल्सो, ठीक है। सो अगर आप डिप्लोमा के साथ करेंगे तो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो आप बायोकेमिस्ट्री पढ़िए और एंजाइमोलॉजी की थोड़ा सा ध्यान से, बस सिंपल काफी है, उसको थोड़ी और वास्ट कर दीजिए इफ यू रियली वांट टू डू। सो नाउ वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट 11 चैप्टर्स हो गए हैं। आई वांट दैट आपके जितने भी डीएनएचई के हैं
उसमें हम मैक्सिमम चैप्टर्स डिस्कस करें. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. येस्टरडे हमने बजटिंग में हमने ये सीखा that we have to make a plan because of our total salary and then जो बाकी सैलरी डिवाइड करके and then the salary for the groceries and groceries में से भी हमें देखना है कि हमें किस तरह से बजटिंग करनी है. बजटिंग करके फिर हम देखते हैं कि कितनी चीजें हमारे घर में हैं, पहले पड़ी हैं, जिस हिसाब से भी मतलब फीमेल्स का पता है कि दे कैन सेव मनी, जो हम घर पे भी ग्रो करते हैं या जो हम जो होलसेल में भी ले आते हैं या फिर जो मार्केट में अच्छी चीजें मिल रही हैं या जो जल्दी से मिल रही हैं. सो इस हिसाब से मनी सेविंग काइंड ऑफ माइंड में रख के हम बजटिंग करते हैं. सो इसमें हमें क्या है कि फूड सिलेक्शन अगर हमें करनी है तो वो हमने किस किस में से कैसे कैसे करनी है. हमारे पास 3 काइंड ऑफ फूड सिस्टम्स होते हैं. फर्स्ट होते हैं एनर्जी गिविंग, दूसरे होते हैं बॉडी बिल्डिंग और तीसरे हमारे रेगुलेटर्स होते हैं. रेगुलेटरी ग्रुप होता है फूड्स का. तो जो रेगुलेटरी वाला होता है ना वो हम दोनों में ऐड कर सकते हैं. तो मेनली जो होते हैं हमारे फूड मेकिंग जो हम डेली खाना खाते हैं दे आर द एनर्जी गिविंग एंड द बॉडी बिल्डिंग फूड्स. तो एनर्जी गिविंग में एज वी हैव डिस्कस्ड लाइक फर्दर 3 काइंड ऑफ थे जो कार्ब्स के ग्रुप ए बी सी था जो जिसमें हम सीरियल्स, रूट्स एंड या फिर फैट्स एंड ऑयल एंड फाइनली द जैगरी एंड शुगरी वाला स्वीटनिंग एजेंट्स वाला. ठीक है. और बॉडी बिल्डिंग में हमारे पास क्या थे, एक तो पल्सेस थे या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स वाले थे. मतलब बॉडी बिल्डिंग वाले प्रोटीनेशियस फूड्स होते हैं. हमें प्रोटीन्स किससे मिलते हैं उसकी भी फर्दर कैटेगरीज थी, या तो पल्सेस की फॉर्म में वो भी अलग कैटेगरी है फूड्स की, और फिर मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो डेयरी वाले उसकी अलग है, या फिर फ्रेश फूड्स हैं जैसे पोल्ट्री एंड नॉन वेजिटेरियन फूड्स. ओके, फिश एंड मीट एंड सी फूड वगैरह. ठीक है. या फिर सिलेक्शन ऑफ नट्स, पल्सेस, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड द नॉन वेजिटेरियन. इसी तरह से एनर्जी गिविंग फूड्स में भी मैंने बताया था कल की, या तो सीरियल्स हो सकते हैं या रूट्स एंड ट्यूबर्स हो सकते हैं या फिर फैट्स एंड ऑयल्स हो सकते हैं या फिर शुगर, जैगरी एंड अदर स्वीटेंड फूड्स हो सकते हैं. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन एक्चुअली डिस्कस जब हमने फूड सिलेक्शन करनी है. हमें फूड सिलेक्शन किसके बेसिस पे करनी है? एक तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह के फूड्स या अवेलेबल है मार्केट में वेयर एवर वी आर लिविंग इन दैट रीजन. ठीक है. एनर्जी गिविंग ज़्यादा हैं और या फिर बॉडी बिल्डिंग वाले फूड ज़्यादा हैं और हमें किस तरह के चाहिए और किस तरह का है. ठीक है. सो तो लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फूड आइटम्स दैट आर अवेलेबल इन ईच कैटेगरी. पहले तो कौन कौन सी कैटेगरी एनर्जी गिविंग या बॉडी बिल्डिंग है कैसी अवेलेबल है, फिर हमें कौन सी आइटम ज़्यादा चाहिए या फिर जो पहले से पड़ी हैं या बाद में पड़ी हैं, मतलब बाद में हमें लेनी है या पहले से जो घर में पड़ी हैं कि अवेलेबल इन ईच कैटेगरी, चाहे वो एनर्जी गिविंग है और चाहे वो बॉडी बिल्डिंग है. And then select the food to meet your requirements both in terms of the food quality as well as the cost. Now we have to see the requirements also, the food, how much we have already and for how much we require. Okay, obviously we just plan for some of the food grocery items, we plan for the month, and some of the food items ऐसी होती हैं जिसके लिए हम वीकली प्लान करते हैं. जैसे हम सब्जियां एक वीक की लाते हैं और ग्रोसरी हम पूरे मंथ की लाते हैं. ठीक है. तो वो डिपेंड करता है कि क्योंकि और हो सकता है कोई, और मिल्क प्रोडक्ट्स की हम डेली बेसिस पे लेते हैं. मिल्क हमारे घरों में डेली आता है, दही हमारे घरों में डेली जमता है. ठीक है. एंड पनीर डेली बेसिस पे लाया जाता है. और जो सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, या फिर वो वीक में वंस और ट्वाइस मैक्सिमम होती हैं बिकॉज एवरीबडी इज हैविंग अ फ्रिज. सो फ्रिज में सिलेक्शन स्टोर के लिए. बट जो ड्राई दालें हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, मसाले हो गए, आटा हो गया, स्पाइसेस हो गए, ये सब, ये these we take it as a on the monthly basis. So इन चीज़ों को आपको ख्याल रखना है whenever you have to select the food items. Now basically we have to select the energy giving foods. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मार्केट में तो this is a full off, so you have to make your mind whatever you are requiring. Actually ये नहीं कि मार्केट में गई ये भी पड़ा ऑफ मिल रहा है किसी पे, so we have to know, you have to decide first at home, then you have to make the list and then अब सिलेक्शन ऑफ सीरियल्स की करनी है क्योंकि हम वैरायटी ऑफ फूड लेके आएंगे. विल भी एनर्जी गिविंग वाले फूड में से हम सीरियल्स भी लेंगे, नट मैक्स भी लेंगे, नॉन वेज भी लेंगे, मिल्क, मतलब सब कुछ लेंगे हम उसमें से. सो अगर हमें सीरियल्स में से सिलेक्शन करनी है, ठीक है, तो उसमें से हमें क्या क्या लेना है, हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कंट्री में क्या है. राइस, वीट, ज्वार, मेज, बाजरा, बार्ले, रागी, और राइस एंड वीट ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं. अच्छा, कुछ लोग राइस कम खाते हैं तो वीट ज़्यादा लेते हैं, या रोटी कम खाते हैं तो राइस ज़्यादा लेंगे. तो कुछ सीरियल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, बाकी थोड़ी क्वांटिटी में आते हैं, जैसे बाजरा, बार्ले, ज्वार,
ये, और रागी कम आएगी, राइस एंड व्हीट ज्यादा अमाउंट में आएंगे, ठीक है। अच्छा, वीट का भी आगे क्या है कि वीट ज्यादा कंपनीज फिर ज्यादा भी प्रोड्यूस करती हैं, बिकॉज इन पंजाब रीजन के बेसिस पे है। जैसे पंजाब में आप देखोगे तो दे आर यूजुअली दे टेक इन एवरी मील दे टेक द चपातीज एंड और इन द मॉर्निंग दे टेक द पराठा। सो तो वीट की प्रोडक्शन भी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज की वीट की डिमांड बहुत ज्यादा है। एंड देन ठीक है, अब वीट में प्रोटीन्स भी होते हैं। सो देन वी हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि अगर हमें वीट फ्लोर देखना है तो कंसिडर करना पड़ेगा कि दैट स्टिफ डो बनाना होता है उसका, एंड देन दो हाफ्स में करके फिर उसको हम चपातीज बनाते हैं। फिर प्रोटीन्स किस किस तरह के हैं दैट वी हैव टू सी, ठीक है, हम उसमें किस तरह का लेते हैं और क्या खाना है और कितनी कंजम्पशन है, कितने लोग हैं, इस हिसाब से फूड सिलेक्शन होती है आपकी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से। और ठीक है, उसके बाद आप डिफरेंट काइंड ऑफ वीट रीजन के हिसाब से हैं। अब जैसे शरबती है, कहीं बंसी है, कोई किस तरह की वीट खाता है, और पिस्सी काइंड ऑफ है, और कई लोग उसका मैदा टाइप बना के खाते हैं, कोई थोड़ा दरदरा सा पीसते हैं, कोई मोटा पीसते हैं, कोई ज्यादा छानते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी। सो डिपेंड करता है कि कंपनीज बड़े तरीके का वीट प्रोवाइड करती हैं, थोड़ा कोर्सली फाइनली पाउडर होता है, मैदा होता है, फिर वो थोड़ा दलिए की फॉर्म में भी अवेलेबल होगा डिफरेंट कंपनीज का। सो उस तरह की चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि आपको थोड़ा सा दलिया लेना है, फिर वीट फ्लोर लेना है, फिर मैदा थोड़ा लेना है। तो इस हिसाब से है, सारा वीट ही है वो। सो न्यूट्रिशनली अगर आप बात करेंगे तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस विच वैरायटी यू यूज, बिकॉज यू आर जस्ट एज फार एज यू आर टेकिंग द वीट। यू कैन मेक योर चॉइस आइदर गोइंग बाय द प्राइस, और मे बी आप प्राइस देख सकते हैं कि इस कंपनी का ऐसे महंगा दे रहा है और इसका थोड़ा सा लो दे रहा है, तो इतना कोई ज्यादा वीट में फर्क नहीं होगा, तो यू कैन गो फॉर द लोअर प्राइसेस। ओके, while buying any wheat look the plump cereals kernels, okay sir they are not broken। अगर आप wheat खरीद रहे हो ना पूरा, अगर घर में आटा पिसवाना है आपको, तो आपको wheat के सीड की क्वालिटी की, कर्नल टूटा ना हो उसका, और wheat की क्वालिटी है शिवरली ना, मतलब ज्यादा टूटी फूटी ना हो, so that so the seed would be intact, so that आटे में सारे उसके बेनिफिट्स आपको प्रोवाइडेड हो whenever you make the पिसवाते हो आप उसका आटा wheat का। तो अब राइस का भी सेम ही है, इसमें भी बासमती है, तिलक चंदन है, हंसराज है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ द कंपनीज। ओके, सो उसके हिसाब से उसकी है। So, however, in India, rice is at least the 1 year old preferred, since it looks the firm texture and the grain separate। क्योंकि राइस की ना प्रॉपरली एक्चुअली ड्राइंग हो जाती है आफ्टर 1 ईयर। तो हम ताज़ा वीट भी खाना नहीं पसंद करते हैं और ताज़ा राइस भी खाना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी एक्चुअली ड्राइंग हो जाती है और उसके प्रॉपरली जो सरफेस पे आ जाते हैं, जो उसका एक्चुअली जो बायो अवेलेबिलिटी है विच द कंटेंट्स की, ठीक है। सो वी यूज दैट इन आर फूड जो एटलीस्ट 1 year old हो राइस, ठीक है, राइस एंड व्हीट बोथ। सो राइस क्वालिटीज वुड बी ग्रेट इन डील दे बिहेव इन कुकिंग। अच्छा, फिर उसके बाद ना उनकी कुकिंग पे भी फर्क पड़ता है। जो ताज़ी कनक होती है जैसे अभी हुई है, तो उसे डो बनाने में और फुल्का बनाने में, चपाती बनाने में, और राइस की क्वालिटी में भी बड़ा फर्क पड़ता है। सो इट ऑल्सो मैटर्स कि आप कब का कितना ओल्ड लेना है, कौन सी क्वालिटी लेनी है, किस कंपनी का आप खाते हैं, किस रीजन में आप रहते हैं, किस तरह का पसंद करते हैं। बट हाँ, जब आप होल कर्नल्स खरीद रहे हैं ना, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट उस राइस की और व्हीट की ना इंटैक्ट हो, सीड इंटैक्ट हो, टूटा फूटा ना हो, so that they cannot actually provide the good amount of ingredients which are there। अगर वही टूटा हुआ उसका और आगे आटा पिसाओगे तो जो पर्टिकुलर कंटेंट है इन दैट सीड पार्ट में, ठीक है, तो वो दिक्कत आती है कि वो फिर क्वालिटी गुड नहीं होती, न्यूट्रिशियस नहीं होती है। सो हमारे पास मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है डिफरेंट काइंड ऑफ राइस की। अब क्या होता है, जो ब्राउन राइस होते हैं उसमें स्टार्च, प्रोटीन, फैट, ऐश, फाइबर एंड मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है, तो पॉलिश्ड वाइट राइस में वही स्टार्च का कंटेंट बढ़ जाता है, प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है, फैट कंटेंट कम हो जाता है, एशेस भी कम हो जाती हैं, फाइबर कंटेंट भी कम हो जाता है, एंड मॉइस्चर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। सो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पॉलिश्ड में, ठीक है। तो हैंड पाउंडेड राइस में क्या होता है कि इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होती है स्टार्च की, प्रोटीन्स भी अच्छे होते हैं, फैट एंड ऑल, मॉइस्चर भी गुड होता है। लेकिन पार बॉइल्ड जब राइस होते हैं
करते हैं हम, तो उसमें थोड़ा सा कंटेंट, वैसे तो स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट कंटेंट, ऐश, फाइबर और मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता है फिर उसमें। सो आपको ये कंपैरिजन करके वट एवर यू आर रिक्वायर्ड इन द राइस, ओके, सो यू हैव टू सी इफ यू वांट टू हैव द स्टार्च। स्टार्च हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स अ पॉलीसेकेराइड, सो ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। सो कार्ब्स को हमें थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। सो मतलब अगर तो स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करते हैं, यंग हैं, डायबिटिक को फिर और दिक्कत आ जाएगी। सो यू हैव टू सी कि किसको देना किसको नहीं। अब घरों में क्या होता है कि डायबिटिक भी होते हैं, इफ यू मेक द राइस उसमें स्टार्च होगी ही होगी, एंड इफ यू बॉयल द राइस एंड ड्रेन दैट वाटर, तो उसको वो खाने में सेफ होते हैं बिकॉज यू हैव एक्चुअली ड्रेन्ड आउट होल ऑफ द राइस, ओके। तो अब अगर हम बात करें मिनरल्स एंड वाइटामिन की राइस में, ठीक है, तो ब्राउन राइस की जो क्वांटिटी होती है ब्राउन राइस में, उसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन एंड फॉलिक एसिड मिलीग्राम्स में, माइक्रोग्राम्स में है। देयर इज अ गुड अमाउंट इन ब्राउन राइस। देखो थायमिन जो अमीनो एसिड है 320 माइक्रोग्राम्स है, राइबोफ्लेविन 56 है, नियासिन की क्वांटिटी 4600 होती है, एंड फॉलिक एसिड 36 माइक्रोग्राम्स है। लेकिन अगर हम कैल्शियम एंड आयरन की बात करें तो मिलीग्राम्स में कैल्शियम 40 मिलीग्राम्स होता है, आयरन 2 मिलीग्राम होता है। लेकिन अगर वही हम पॉलिश्ड व्हाइट राइस में देखें, ब्राउन राइस की बजाय पॉलिश्ड व्हाइट राइस, तो उसमें हमारे पास थायमिन देखो 32 माइक्रोग्राम की बजाय 15 रह गया, राइबोफ्लेविन 56 की बजाय 35 रह गया, नियासिन 4600 था, इट हैज जस्ट लेफ्ट 37। मैम जो ये आप थायमिन, रिबोफ्लोविन एंड नायासिन आप जो बता रहे हैं, दिस ऑल कंसिस्ट, मतलब ये बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के सब ये हैं, बी कॉम्प्लेक्स है, दिस इज बी कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, मतलब चावल के अंदर नो, कार्ब्स हैं, कार्ब्स अलग से बायोमोलिक्यूल्स हैं। देखो मैंने बताया था, हम बैलेंस डाइट खाते हैं ना, फिर से समझिए, थोड़े दिन बाद कंफ्यूज है, कोई बात नहीं, अब मैं फिर से बताती हूँ आपको। देखो हम वी जस्ट टेक द बैलेंस डाइट इन आवर फूड, ठीक है। तो हम 5 तरह के कंटेंट्स लेते हैं जिसमें प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्ब्स आर द मेजर वंस, ज्यादा लेते हैं तो हम इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो एक माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो हैं विटामिन्स एंड द मिनरल्स, ये हमें माइक्रो क्वांटिटीज में लेने हैं, और लिपिड्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स हमें ज्यादा। तो ये मैक्रो मींस ज्यादा, माइक्रो मींस लो। तो हमें मिनरल्स एंड विटामिन्स लो क्वांटिटी में लेने होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्ब्स हमें ज्यादा में लेने होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो जो ये आप बात कर रहे हैं ना, नियासिन एंड ऑल, दिस दे बिलोंग टू दी व्हिच कैटेगरी, इट्स अ मल्टीविटामिन्स, ठीक है। मल्टीविटामिन्स तो माइक्रो क्वांटिटीज में लेने होते हैं, फ्यू माइक्रोग्राम्स में, ठीक है। तो हम ये कार्ब्स में नहीं आते हैं, कार्ब्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स है, हाँ, बट कोई ऐसी डिश है, कोई ऐसी चीज है, आटा है या राइस है, उसमें ये कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ये तो हमें देखना पड़ेगा, ये तो हमें देखना पड़ता है। यही तो मैं कल परसों से समझा रही हूँ कि व्हेनेवर यू हैव टू मेक अ मील प्लान, अगर आपको उसमें थायमिन देना है तो आपको थायमिन का सोर्स देखना पड़ेगा, वो बीच में ऐड करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि हमने थायमिन कितना देना है, उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें कितना होता है, तो उसके हिसाब से हमें अमाउंट ज्यादा करना पड़ेगा। अब सपोज किसी एक चीज में 1 ग्राम में 2 माइक्रोग्राम है थायमिन, ठीक है, और हमें देनी है थायमिन 5 ग्राम, तो हमें कितना देना पड़ेगा, 1 ग्राम की बजाय 2.5, ताकि हमारा 5 माइक्रोग्राम उस तक पहुंचे। सो इस हिसाब से देखो, मील प्लानिंग इज अ डिफरेंट थिंग। पहले हम लर्न कर रहे हैं कहाँ कौन सी चीजें पड़ी होती हैं, और किस वैरायटी की चीजों में कौन सी चीज पड़ी है। अगर हम राइस की ही बात कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ राइस की बात कर रहे हैं, देन वी फाइंड दैट कि अगर ब्राउन राइस है उसमें इन चीजों का कैल्शियम, आयरन और 2 डिफरेंट काइंड ऑफ दी अमाइनो एसिड्स हैं या मिनरल्स हैं उनका, या विटामिन्स हैं, उनका अमाउंट फर्क है। दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग कि ऐसा बताया गया है कि ब्राउन राइस, अगर आपको B12 का डेफिशिएंसी है तो ईट ब्राउन राइस, सो इज इट ट्रू? हाँ, क्योंकि उसमें ज्यादा है, हमें पॉलिश्ड राइस खाने ही नहीं चाहिए। अब देखिए ना, इसमें मैं वही तो बता रही हूँ आपको कि देखो, अब पॉलिश कर दिया ना। अब देखो, ब्राउन राइस में थायमिन है 320 माइक्रोग्राम्स, राइबोफ्लेविन है 50, नियासिन 4600 है, फोलिक एसिड 36। अब अगर हम पॉलिश्ड व्हाइट राइस की बात करें ना, तो उसमें थायमिन 320 की बजाय 15 माइक्रोग्राम रह गया, राइबोफ्लेविन 56 माइक्रोग्राम्स की बजाय 35 रह गया, और नियासिन की तो हद ही है कि 4600 माइक्रोग्राम्स था, जो सिर्फ और सिर्फ 37 माइक्रोग्राम्स रह गया, और जो फोलिक एसिड था वो 36,
माइक्रोग्राम्स की बजाय 22 माइक्रोग्राम्स रह गया। ठीक है, यही तो मैं कह रही हूँ कि जब पॉलिश्ड राइस हम खाते हैं तो वहाँ इतना ज्यादा अमाउंट, वही मैं आपको पहले भी मैंने शुरू में क्या मैंने वो सिंपली एक वेग सा बताया हुआ है कि जो चीजें सुंदर लगती हैं वो इतनी सुंदर होती नहीं है, उनमें न्यूट्रिशन नहीं होता। ब्राउन राइस ब्राउन कलर के हैं और वो ज्यादा सुंदर नहीं दिखेंगे, पॉलिश राइस हो व्हाइट कलर के बड़े चमकदार बड़े इतने सुंदर लगते हैं, वो आप ले लोगे, बट इफ यू कंपेयर दैट न्यूट्रिशनल कंटेंट तो आप सामने किताबों में कंपेयर कर रहे हैं कि देखो इसमें कितनी कमी आ गई है। ठीक है, सो ये चीजें तो है ही। अच्छा, अब हैंड पाउंडेड राइस की बात करें तो वो कंपैरेटिवली उसमें भी नियासिन के अमाउंट में बहुत फर्क पड़ा है, जबकि थियामिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड एंड कैल्शियम एंड आयरन इंटैक्ट रहता है। ठीक है, एंड अगर पारबॉइल्ड राइस की बात करें तो उसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलिक एसिड बहुत ही कम हो गया, आयरन एंड कैल्शियम थोड़ा इंटैक्ट रहता है उसमें। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू सी कि विच काइंड ऑफ, अगर पहले तो आपको सीरियल्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, सीरियल में अगर आप राइस पे आते हैं फिर राइस की आगे फर्दर क्वालिटीज कौन सी हैं उसको कैसे सिलेक्ट करना है, तो ये सब इतना इजी नहीं है। फूड सिलेक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर टॉपिक, और मैंने आपको कल भी बताया था फूड बजटिंग, फूड सिलेक्शन में से क्वेश्चंस आएंगे, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप आए, चाहे सिंगल वर्ड या सिंगल लाइन की डेफिनेशंस आए, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप चाहे लॉन्ग आंसर टाइप, इन दो बाकियों में से भी आएंगे, बट इनमें से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब मैंने कोई ऐसा पेपर देखा नहीं कि इनमें से एक क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिटिव वैल्यूज ऑफ द वैरायटी ऑफ द पॉलिश्ड राइस इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एंड दैट्स नॉट द कंसिस्टेंसी ऑफ द कुक्ड प्रोडक्ट एंड द वॉल्यूम। कहते हैं कि अगर आप एक तरह की वैरायटी को आप अगर खाएं और उसको आप कुक करें ना, तो बहुत ज्यादा अगर आपका कुकिंग मेथड ठीक है तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती है कि उनकी क्वांटिटी या उनके न्यूट्रिशनिस्ट कंटेंट बहुत ही you can say that बहुत ही डाउन चले जाएंगे। नो, so now we are coming category, so we have discussed the millets, sorry, wheat and rice, now we are going to discuss the millets। तो millets जो है ये एक्चुअली wheat जो है besides the rice and the wheat which is classified as the fine cereals, so उसको वो कौन सी कैटेगरी आती है हमारी सीरियल्स की, millets। ठीक है, जो कि एक पुअर सॉइल में ही रेज होते हैं। ठीक है, और जैसे बाकियों को ग्रो करते हैं रेन में ग्रो राइस एंड व्हीट, इस तरह से ही ये ग्रो होते हैं। ठीक है, सो कॉमनली जो हम मिलेट्स खाते हैं उसमें ज्वार, बाजरा, रागी कॉमन है। ठीक है, एंड ग्रेन्स जो इसमें सोख करके डाले जाते हैं पॉरिज में, जैसे बनाते हैं हम इनटू ग्राउंड इनटू दी, थोड़ा ग्राउंड करके मील में कन्वर्ट करके हम बनाते हैं जैसे। ठीक है, ज्वार इज मोर लाइकली टू यूज दीज 3 मिलेट्स। अब जब हम 3 मिलेट्स की बात कर रहे हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी, तो ज्वार को ज्यादा यूज करते हैं। ग्राइंडिंग दी होल मील इन द चक्की एंड उसको कोर्स फ्लोर बनाना उसका। ठीक है, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में, एंड देन इंडिया में ना इसकी रोटी कॉल्ड बनाते हैं भकरी, समवेयर इट्स रिटन इन योर बुक्स, सो दे कैन से दैट। ओके, सो द मिल्ड ज्वार फ्लोर जो है मेक्स एन एक्सीलेंट डोसा। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि कौन सा आपको मिलेट यूज करना है। ठीक है, और आपका खाने के टेस्ट कैसे हैं और क्या बना के खाना है। ठीक है, अब अगर बाजरा जो ग्रोन होता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में, तो वो बेसिकली मिलेट फ्लोर की फॉर्म में भी मिल जाता है, बाजरा फ्लोर मिल जाता है मार्केट में। रागी इज ग्रोन मेनली इन द साउथ, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ द कैल्शियम। ओके, so ragi is soaked then sprouted for a couple of the days and dried and then little bit of the salt and pepper add करके उसको हम porridge बनाते हैं यंग चिल्ड्रन के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो खाने के लिए, या फिर स्टीम्ड बॉल्स भी बना के दे सकते हैं थोड़ा सा बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं। सो जर्मिनेटेड रागी पाउडर भी अवेलेबल होता है मार्केट में, जिसका ब्रेकफास्ट में हम पॉरिज बना के देते हैं। बड़े सारे ब्रांड्स हैं जिनका ये अवेलेबल हो जाता है। तो रागी जो भी है वो तकरीबन वीट की तरह ही यूज होती है जितना वीट हम यूज करते हैं। तो मेज इज मोस्टली ग्रोन इन पंजाब और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। इट इज मिल्ड, मेक फ्लोर वेरी मच वेरी इजी, जैसे ही हम वीट का बनाते हैं उसी तरह से होता है। ठीक है, सो इसके न्यूट्रिएंट्स का टेबल भी दिया हुआ है, सो यू कैन कंपेयर। तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं और किस किस तरह के सीरियल्स में, वीट में, ज्वार में, बाजरा में, मेज में, रागी में और बार्ले में कौन सा कम है कौन सा ज्यादा। बेसिकली इन्होंने कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, टोटल ऐश, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, आयरन एंड कैल्शियम को ही कंपेयर किया हुआ है वीट, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी एंड बार्ले में।
ठीक है। सो ये मैम सब, हाँ जी। मैम ये टोटल ऐश क्या होता है? टोटल ऐश जो फाइब्रस कंटेंट बचता है सब बाकी सारी चीजों को, देखो अब एक चीज है उसमें जितना आटा आपने पीस लिया उसमें जितना कंटेंट प्रोटीन्स का, कार्ब्स का, बाकी जो बचता है फाइब्रस कंटेंट, ओके ठीक है, ओके दैट्स कॉल्ड द टोटल ऐश। क्योंकि सब कुछ थोड़ा ही होता है उसमें, ठीक है, फाइब्रस कंटेंट भी है जो वो है, ठीक है। सो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे सबके। और मैम टोटल ऐश को रफेज भी बोल सकते हैं? रफेज, हाँ कह तो रही हूँ। देखो आटा होता है थैंक उसमें थोड़े से कार्ब, थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा अमीनो एसिड, सब कुछ है, तो रफेज भी तो है ना। जो आप आटा पीसते हो उसमें जो फाइब्रस कंटेंट है वो सारा रफेज ही तो बन जाएगा ना आटे में सारा, राइट, ठीक है। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको सिलेक्शन किस बेसिस पे करनी है, जो आपको कंटेंट टेबल में बताया है कि आपको किस तरह का लेना है, आपको जो चीज चाहिए वो आप लेंगे, उसके उसी तरह की चीज को आप लेंगे। जैसे ज्वार प्रेफर करेंगे या व्हीट प्रेफर करेंगे या मेज प्रेफर करेंगे या रागी प्रेफर करेंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू ईट एंड व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन यू नीड, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात है कि स्टार्च जो है ना एक वैल्यूएबल एनर्जी फूड होता है इन सब में, एंड अबाउट दी 75% होता है हर तरह के सीरियल में, हर तरह के सीरियल में, ठीक है। और जो सीरियल्स हैं दे कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स आल्सो। देखो स्टार्च तो एक पॉलीसेक्राइड है, कार्ब है, जो सबसे ज्यादा होता है अबाउट दी 75% ऑफ इन एनी सीरियल, ओके। तो बट जो सीरियल्स है ना वो क्या होता है कि उसमें और प्रोटीन्स, टिश्यू बिल्डिंग फूड भी होता है सीरियल्स में, प्रोटीन जो कि इन ऑल्दो इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द अमाइनो एसिड इन लाइसिन एज वेल एज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, बट व्हेन दी प्रॉपर्ली सप्लीमेंटेड विद द फूड। अब ये कह रहे हैं कि कुछ सीरियल्स है जिसमें लाइसिन कंटेंट नहीं होता, ठीक है, लाइसिन अमाइनो एसिड नहीं होता, तो वो प्रोटीन्स के लिए इनकम्प्लीट माने जाते हैं। बट अकेले लाइसिन को अगर आप देखें तो लाइसिन कुड बी एक्चुअली सप्लीमेंटेड विद मिल्क, एग्स, आप साथ में खाते ही हो तो उससे लाइसिन मिल जाएगा, ठीक है। तो they are relatively high in phosphorus, uniformly in the calcium except for ragi, ठीक है। न्यूट्रिशनली अगर हम बात करें तो सीरियल्स they make a similar contribution to the diet except for the ragi, and with each very rich in calcium. The choice of the cereal largely depends upon the availability, dietary habits and the cost, okay। इन सबको आपको देखना पड़ेगा कि किसका क्या करना है, ठीक है। सो नाउ सिलेक्शन ऑफ द रूट्स एंड ट्यूबर्स। अब हमने सीरियल्स की बात की है तो अमाइनो एसिड्स के बेसिस पे, मिनरल्स के बेसिस पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ दी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर कमिंग टू द रूट्स एंड द ट्यूबर्स, एंड सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड रूट्स एंड ट्यूबर्स इन आवर कंट्री आर द पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, ज़ीटोपियोका, यैम, कोलेशिया, ये जो भी होते हैं, हम ज्यादातर क्या खाते हैं, पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज होते हैं, ठीक है। सो ये तकरीबन क्या होता है कि पहले भी हमने बताया कि जो सीरियल्स हैं दे आर आल्सो रिच, और मिलेट्स दे आर आल्सो रिच इन दी स्टार्च व्हिच इज अ पॉलीसैकेराइड व्हिच इज अ कार्ब, ठीक है। तो लेकिन जब इनकी बात करेंगे पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज या रूट्स ट्यूबर्स की बात हम कर रहे हैं कॉमनली, तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैलोरी रिच होते हैं। सो द मैटर ऑफ द फैक्ट दैट अ पोटैटो रैंक्स थर्ड इन द सोर्स ऑफ द एनर्जी इन द वर्ल्ड्स डाइटरीज, ठीक है। तो इसलिए जो पोटैटोज है ना वो सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा माना जाता है, और दैट्स ऑन अ थर्ड नंबर, ओके। सो ट्यूबर्स, येलो वैराइटीज यैम रिच इन कैरोटीन्स, वो तो मैंने पहले भी बताया आपको, कैरोटिनॉइड्स और कैरोटीन्स होती हैं जो कि कलर्ड फूड आइटम्स होती हैं जो, ठीक है, गाजर हो गई है, पंपकिन्स हो गई हैं, तो इसमें कैरोटीन्स होते हैं। वो ऐसे ट्यूबर्स जो येलो कलर के होते हैं, सो दे कंटेन दी कैरोटीन्स in a much quantity. So the root vegetables like the tapioca commonly used in the Kerala, such as high yields per acre of the land, served at the emergency in the famine food in the cereal shortage. ये कहते हैं कि इस यहाँ पे ज्यादा केरला में उगाते हैं, अगर कभी शॉर्टेज भी हो तो केरला इज अ फुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ओके। So potato is the most versatile of all roots. अगर हम roots and tubers की बात करें तो सबसे ज्यादा roots and tubers में क्या यूज होता है, potato, ठीक है। Yesterday किसी ने पूछा था कि roots and tubers की बात क्या है, so it's a potato and cooked innumerable ways। अब देखो innumerable ways में क्या है कि हम potato को बहुत वैरायटी में बॉयल करके भी, मसाले में, डिफरेंट सब्जियों के साथ, कौन सी ऐसी सब्जी है, मतलब तकरीबन हम काफी सब्जियों के साथ आलू को मिक्स कर ही लेते हैं, ठीक है। सो
ये आलू जो होते हैं या पोटैटोज जो भी आप कह रहे हो, सो वो हमारी फूड का, मील्स का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। तकरीबन तकरीबन हर दिन में हम कोई ऐसी मील नहीं जिसमें हम पोटैटोज शायद नहीं खाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम खाते ही हैं। ठीक है, राइस एंड व्हीट प्रोडक्ट्स के साथ, देखो राइस होंगे या व्हीट होगा, इसी तरह से पोटैटोज होंगे ही होंगे मील में इंक्लूडेड। ठीक है, सो इट कैन बी इजीली, आई मीन हिमाचल प्रदेश में भी इजीली मिलते हैं, बट बाइंग, जब whenever you are going to buy the potatoes, so make sure they are of one variety, well shaped, smooth and roughly of one size. Okay, so they should be clean, firm, free of decay also. So क्योंकि मिट्टी में उगती हैं तो मिट्टी नहीं होनी चाहिए उसके साथ, और डिकेड नहीं होने चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए आउटसाइड, दे शुड बी क्लीन, ड्राइड. Okay, so the unless early or the new potatoes are desired, they should be matured. Early or green potatoes नहीं खाने होते हैं, let them mature, only then you can have it, or you can cook into your food, you can use for cooking into your food, or you can add in different combination of the food whenever they are ripe properly, and then they are matured, only then you can actually use these potatoes in your food. Okay, so the skin should be unbroken and should not cling like tightly. So excessive dirt, scabbiness, sunburn, hollow or black heart, and decay, all are objectionable qualities in the potatoes. Okay, so इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना डर्ट, ना स्केबीनेस, ना सनबर्न होना चाहिए, ना हॉलो होने चाहिए, और या फिर ब्लैक हार्ट नहीं बना होना चाहिए उसके ऊपर जहाँ पे काला धब्बे होते हैं. So they are not treated as a good one. ठीक है, so जब हम बात करते हैं कि mashed potatoes, do not buy one new one because they become sticky and lumpy. So old potatoes are the best for mashing or making the cutter. मतलब जैसे ही न्यूली आप लेते हो ना, so they should dry for few days so that you should put it on the side. So don't use the new ones. Okay, so use the older ones. ठीक है, older rice, older wheat and older potatoes. Okay, so they should be actually seen. ओके, फैट्स एंड ऑयल्स की अगर हम बात करें, सो आप कौन सा घी तेल लेना चाहोगे? घी, बटर, वेजिटेबल ऑयल्स, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स कॉल्ड वनस्पति ऑयल्स. ओके, सो ये लिक्विड होते हैं बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द PUFAs, polyunsaturated fatty acids, or the refined oils, they are actually the liquid at the room temperatures. Okay, so solid called the fats, इसमें solid fats भी होते हैं. So scientifically the term refers to the both fats and as well as oils. मतलब oils and fats both are the same thing almost. So fats derived from the goat and the sheep mutton, and lard, say fat derived by the pig meat, and मतलब different अगर आप animal भी लेते हो तो उसमें भी एक्चुअली मीट में, नॉन वेजिटेरियन में भी आपके डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फैट्स होते ही होते हैं. ठीक है, वाइल चीफ कुकिंग आइटम है, बिकॉज आपको ऑयल के बगैर ना, ऑयल के बगैर आप क्या करेंगे? ऑयल के बगैर आप कुछ भी बना ही नहीं सकते, ना घी, तेल, बटर के बगैर खाना कैसे बनाएंगे? तो these are also the must things in your kitchen. अगर आप थोड़ा डालें या ज्यादा डालें, थोड़ा डालेंगे तो obviously the cooking systems are like this, so you have to add it. Okay, the earliest क्या था कि oil seeds जो होते हैं ना, mostly from the vegetable oils, oil seeds, the earliest they seem to be have been the sesame seeds, जिसमें हम तिल के सीड्स का भी तो ऑयल यूज करते हैं ना, तिल का, मस्टर्ड सीड्स का, या कोकोनट का भी हम यूज करते हैं. ठीक है, सो राइस ब्रेन ऑयल भी आ गए हैं, सेफ्लॉवर ऑयल भी आ गया, सनफ्लावर ऑयल्स भी आ गए हैं, और डिफरेंट ऑलिव ऑयल भी आ गया है. ठीक है, सो द कुकिंग मीडियम है बेसिकली. नंबर ऑफ द हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स लाइक द वनस्पति ऑयल आर आल्सो यूज्ड in addition to the ghee and which is derived from milk. घी तो सीधा सीधा हम मिल्क से निकालते हैं ना. So hydrogenated are the cheaper than ghee. लेकिन जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं ना, वो घी से चीपर होते हैं. अगर घी, दूध से, मलाई से हमारा देसी घी निकलता है, that's more costly. So hydrogenated oil means
Hydrogenation is a process in which the oil is rendered solid at the room temperature. Okay, हाइड्रोजनेशन करके रूम टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगी. ठीक है. So it involves partial conversion of the unsaturated fatty acid oils to the saturated, thereby making the oil to look behave like a ghee at the room temperature. आप पता क्या कर रहे हैं, ये जो वनस्पति ऑयल्स होते हैं या जो भी रिफाइंड ऑयल्स होते हैं ना, उसकी हाइड्रोजनेशन कर देते हैं ताकि उसकी जो अनसैचुरेशन होती है ना, अनसैचुरेशन की वजह से वो क्या होता है, सैचुरेट नहीं होता, जमता नहीं है रूम टेम्परेचर पे. बट जब उसकी सैचुरेशन हो जाती है और हाइड्रोजनेशन से हाइड्रोजन जाके लग जाता है डबल बॉन्ड पे जाके, तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो अनसैचुरेशन खत्म हो जाएगी. तो हाइड्रोजनेशन होने से क्या हो जाएगा, आपका घी जमना शुरू हो जाएगा. तो वो जो रिफाइंड ऑयल थे ना, उसको भी घी जैसी लुक आनी शुरू हो जाती है. इट्स नॉट देसी घी, बट जो रिफाइंड ऑयल है उनकी भी आनी शुरू हो जाती है. सो इन द वेरी बिगनिंग, सॉरी टू इंटरप्ट, आप जो बता रहे हैं हाइड्रोजिनेशन जब करते हैं ऑयल का, तो ऑयल के अंदर द नॉलेज आई है वो लिनोलेइक एंड लिनोलोनिक एसिड जो होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, ऐसा होता है? ऐसा नहीं है. देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ. इसके लिए आपको ना फैटी एसिड्स को समझना पड़ेगा. फैटी एसिड जो हमारे, जैसे अब प्रोटीन्स हैं वो किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के. कार्ब्स किसके बने होते हैं, मोनोसेक्राइड्स के, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है. इसी तरह जो लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड्स के बने होते हैं. ठीक है. फैटी एसिड्स भी दो तरह के होते हैं. फिर आगे जैसे एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए और अनदर वन इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ठीक है. Unsaturated fatty acids में long chain of carbons or hydrogen and oxygens, they are actually the basically molecules. Okay, so saturated में क्या है कि सारे के सारे जो bonds होते हैं ना, they are single bonded. अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कार्बन होता है ना, उसकी वैलेंसी कितनी होती है. जब बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, तो आपको इसीलिए तो कह रही हूँ बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत समझनी जरूरी है. अब कार्बन क्या होता है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है अपने आसपास, 4 है ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए 4. आउटर शेल में 4 है तो 4 बॉन्ड बना सकता है. ऑक्सीजन 2 बना सकती है, हाइड्रोजन 1 बना सकता है. ठीक है. तो क्या होता है कि जब एक कार्बन है, उसके आगे एक हाइड्रोजन लगेगा, एक तरफ भी हाइड्रोजन लगेगा, एक तरफ हाइड्रोजन. और अगर चेन बननी है कार्बन की, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरे कार्बन से एक बॉन्ड है, नंबर ऑफ कार्बन की चेन बनती जाएगी, एक कार्बन दूसरे कार्बन से. इसका मतलब एक कार्बन जो कॉर्नर वाला है उसका एक बॉन्ड सेटिस्फाई हुआ, लेकिन जो बीच वाला था उसके दो तरफ सेटिस्फाई हो गए, 2 बॉन्ड्स ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, चेन बन गई ना कार्बन की. ठीक है. तो जो बीच वाला होगा, फिर उसके साइडों पे 2 बॉन्ड्स लगने. अगर एक तरफ हाइड्रोजन लग गया, और समटाइम्स क्या होता है कि जो कार्बन चेन चल रही है ना, उसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि कार्बन की डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी है, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी है. ओके, सो दे हैव दैट टेंडेंसी. तो जब कार्बन चेन में डबल बॉन्ड बनते जाते हैं, तो डबल बॉन्ड को हम अनसैचुरेशन कहते हैं. ठीक है. तो जितने डबल बॉन्ड होंगे, अगर एक होगा तो मोनो अनसैचुरेटेड होंगे. अगर एक फैटी एसिड में एक सिंगल डबल बॉन्ड होगा, तो उसको हम कहेंगे सिंगल डबल बॉन्ड, या सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम कहेंगे मोनो मीन सिंगल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. मतलब एक ही अनसैचुरेशन पॉइंट है डबल या ट्रिपल बॉन्ड का. तो वो unsaturated fatty acid is not good for मतलब health, ऐसा ना? They are good for heart attacks. Good for heart attacks. ठीक है. और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, लेकिन इसके आगे एक और है ना, अगर उसी चेन में ज्यादा सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स हों तो क्या हो गया, मेनी हो गए. मेनी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पॉली मीन्स मेनी. तो पॉली अनसैचुरेशन हो गई फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मूफा. तो पूफास आर मोर गुड फॉर हार्ट अटैक्स, मूफास आर लेस गुड फॉर हार्ट अटैक्स. बट एक चीज और मैंने बिगनिंग में, शायद आप लोग भूल गए हो, शायद पता नहीं क्लास नहीं लगाई है आप लोगों ने, उसमें मैंने ये बताया था कि एक चीज के फायदा करते करते ना 15-20 सालों में, अब क्योंकि वो सैचुरेट होते नहीं है, तो लोगों को ग्रीस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, जॉइंट पेन्स, डिस्क प्रॉब्लम्स, एंड मोर ओवर कैंसर बढ़ना शुरू हो गया. हार्ट अटैक से बचना शुरू हो गए, लेकिन अब क्या है, ब्लड में भी दिक्कत आनी शुरू होगी. ब्लड नहीं जमता जल्दी. काफी साल यूज करने के बाद, 20-25-30 साल से हम रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं. अगर एक तो ब्लड क्लॉटिंग, दूसरा ग्रीजिंग की प्रॉब्लम, नी जॉइंट्स एंड डिजेनरेशन इन दी स्पाइन, सभी को आजकल दिक्कत है, डिस्क प्रॉब्लम.
एंड दूसरी बात हमारी कैंसर ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वही मैंने आपको शायद याद हो, मैं लंबा नहीं जाऊंगी बट आई एम जस्ट मेकिंग यू पीपल रिकॉल कि अगर हम उसकी बात करें कि कैंसर की बात कैसे करते हैं, अब हम पता क्या होता है, वही चेन ऐसे थी, ऐसे ऐसे कार्बन कार्बन है, ठीक है, अब डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड, तो उसके ना एक एक तरफ हाइड्रोजन लगा, मतलब इसी लाइन के कार्बन के इस तरफ हाइड्रोजन एटम है, इस तरफ सैचुरेशन के लिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फैटी एसिड्स में लगे हैं। तो जब सेम टाइम पे सैचुरेशन पॉइंट के जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके सेम टाइम पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लगे हैं, सो देन वी से इट एज ए सिस फॉर्म ऑफ दैट फैटी एसिड्स, सिस मतलब बट सेम साइड पे। कैंसर हाँ, इटसेल्फ मैम, तो अगर हम उसको फ्राई करते रहते हैं ना पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, तो ये जो सिस फॉर्म है ना, हाइड्रोजन दूसरी दूसरी तरफ चलती है, तो सिस फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू द ट्रांस फॉर्म। तो हम फ्राइड खाने से तो हटते नहीं है, एंड कीप ऑन फ्राइंग करेंगे अगर हम, इफ वी स्टार्ट कीप ऑन फ्राइंग, हम ऑयल में पहले हम देसी घी में खाते थे हार्ट अटैक होता, अब हम कहते हैं कि जी जमना तो है नहीं है, रिफाइंड ऑयल में तल तल के खाओ, ठीक है, वो एक कढ़ाई चढ़ जाती है और बार बार पड़ी रहती है, उसी में आज खाया उसी में कल खाया, जब तक वो खत्म नहीं होता। तो कीप ऑन फ्राइंग से जितने ही पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जितने ही सिस बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रांस में चेंज हो जाते हैं। नहीं, बट मैम कैंसर आप जो बात कर रहे ट्रांस हैं, फैट से होता है, ट्रांस फैट इज अ कैंसर इटसेल्फ इट्स अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B17। वो बहुत रीजन होते हैं, B17 की डेफिशिएंसी तो है ही है, बट ट्रांस फैट इज आल्सो वन ऑफ द कैंसर कॉजिंग, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बस ट्रांस यूसेज ऑफ ट्रांस फैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। मतलब ऐसे जो तो क्लेम होता रेडिएशन है, से भी कैंसर, ऐसे तो रेडिएशन से भी कैंसर होता है, हाँ, ठीक है, of course। और बड़ी सारी कार्सिनोजेनिक है, कोई ड्रग खा ली उससे हो गया, कोई मेडिसिन थी उसका साइड इफेक्ट कैंसर हो सकता है, ये बट जो आप cyst की बात कर रहे हैं, इसी तरह से ट्रांस फैट इज आल्सो वन ऑफ द कैंसर कॉजिंग फैक्टर। मतलब आप ट्रांस जो बता फैट रहे से हैं मैम, तो वो सिस्ट जो फॉर्म होता है वो मेजरली आज यूट्रस कैंसर जो डिटेक्ट होता है उसके लिए भी मतलब नो ये है। एनी काइंड ऑफ कैंसर कुड बी, आपको पता नहीं है कि अंदर जा रहा है वो कौन से पार्ट को जाके डिफिक कर देगा, यू नो, किसी में भी हो सकता है, किसी ऑर्गन का भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना कहाँ जाके इफेक्ट कर दिया उसने। मैं ये कह रही हूँ कार्सिनोजेंस होते हैं दुनिया में बहुत हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, बट आज जो ट्रांस फैट है दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर, जो हम खाते हैं वो पूफा का साइड इफेक्ट है, क्योंकि पूफा को हम हार्ट अटैक से बचने के लिए खाते थे, तो हमने क्या किया, अब हार्ट अटैक होना नहीं, हम फ्राइड खा सकते हैं, किसमें तल के खाते हैं, पूफा में, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो मार्केट में मिलते हैं, बट हम ये नहीं समझते हैं कि उसमें सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिस फॉर्म में हैं, तो सारे के सारे बॉन्ड्स अगर हम कीप ऑन फ्राइंग सेम अमाउंट ऑफ ऑयल को कीप ऑन फ्राइंग, इसीलिए तो मार्केटेड से समोसे एंड ऑल, आपको पता क्या तो रही थी मैं, गोपाल्स हो कोई भी हो, सॉरी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बट स्टिल जो मेजर मेजर भी हलवाई हैं उनकी किचन्स में जाके देखो आप, कैसे अब मेक श्योर करोगे कि वो कल का ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं, सारा सारा दिन तो उनकी कढ़ाइयां चढ़ी रहती हैं, तो आप सोचिए अगर वो रिफाइंड ऑयल को तल रहे हैं, रिफाइंड ऑयल में तल रहे हैं दिखाने के लिए कि ये रिफाइंड ऑयल, पर वो ट्रांस फैट में कितना होगा, इससे अच्छा तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में ही तल तल के दे दें, पर वो तलेंगे तो वो जैसे ही ड्राई होगा तो उसके ऊपर जमने घी जम जाएगा, घी तो जमा नहीं होता, दे यूज रिफाइंड, बट दे कीप ऑन फ्राइंग से उसमें ट्रांस होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी इसका फिर इन्होंने ये निचोड़ निकाला बाद में कि हम मूफा बना देते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा, तो अगर आप उसको कीप ऑन फ्राइंग करेंगे तो एक ही बॉन्ड सिस ट्रांस में चेंज होगा ना, जो सिस होगा वो एक ही डबल बॉन्ड होगा, तो एक ही ट्रांस में, तो उसमें जो ट्रांस फैट की जो पोटेंसी है, the number of the trans fats they would be less, so mufa would be less, but उसमें saturation amount ज्यादा होगा तो हार्ट अटैक का खतरा बना रहेगा, उसमें सैचुरेटेड वाले ज्यादा हैं, अनसैचुरेटेड एक है, तो कीप ऑन फ्राइंग आप कार्सिनोजेनिक ट्रांस फैट से तो बच जाएंगे, पर हार्ट अटैक, और अगर आप सैचुरेटेड में कैंसर का खतरा नहीं है, उसमें तल तल के आप खाओगे फिर हार्ट अटैक का खतरा तो है ही है। अब अगर रिफाइंड भी आप कम खा रहे थे, तो अगर तल के नहीं खा रहे थे या कुछ भी, रिफाइंड ऑयल, उससे आपकी ग्रीजिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है, जॉइंट पेन्स एंड ऑल अदर थिंग्स। और अगर हम ये कह रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, अब देखो मैं यही कह रही थी चेन की बात अगर हम कर रहे हैं,
जो चेन है उसमें जो डबल बॉन्ड है, अगर हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे मतलब कि 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे उस बॉन्ड के क्रॉस, तो हाइड्रोजिनेशन होगी 2 बॉन्ड, तो इसका मतलब अनसैचुरेशन चलेगी, सिंगल बॉन्ड हो गया। जब सिंगल बॉन्ड हो गया तो फैटी एसिड क्या बन गया, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड बनेगा वो तो उसमें घी जैसी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, जमने वाली। सैचुरेटेड से अगर हम फ्राई करते हैं तो फिर वो ट्रांसपेरेंट से नहीं होगा। उसमें घी जैसी जमने वाली, डिपॉजिट होने वाली प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है मैम हाँ जी। मैम अगर हम सैचुरेटेड में फ्राई करते हैं कोई भी चीज तो वो ऑयल ट्रांसफेट में कन्वर्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आप बोल रहे हो ना रिफाइंड ऑयल अगर हम बार बार फ्राई वही यूज करेंगे तो वो ट्रांसफैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम सैचुरेटेड फैट में कुछ भी यूज फ्राई करते हैं तो वो सैचुरेटेड ऑयल ट्रांसफैट में कन्वर्ट नहीं होता है, जैसे नहीं। घी में अगर हम बार बार। वो ट्रांस फैट में नहीं होगा पर वो डिपॉजिट होगा, वो आपकी बॉडी में हाँ। हार्ट अटैक, वो आर्टरीज में जमने लगेगा। हाँ तो फिर हार्ट अटैक। लेकिन हार्ट अटैक से बचने के लिए हमने पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनाए थे जो कि रिफाइंड ऑयल्स हैं, तो उससे हमें वो कीप ऑन फ्राइंग, हम फ्राइड खाने से तो हटते नहीं है, कीप ऑन फ्राइंग से वो ट्रांस में चेंज हो जाता है। इसका एक ही इलाज है कि अगर आपने फ्राई करके खाना है तो थोड़ा ऑयल लीजिए, वो भी घर में बनाइए, थोड़ा ऑयल लीजिए, उतने में ही तल के उतना ही फिनिश कीजिए एक ही बार में, और बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक उसको फ्राई ना कीजिए, जितनी कम हीट पे जितनी जल्दी फ्राई होगे उतनी जल्दी खाइए। ठीक है सो नाउ मैम लेकिन घी और तेल में से तो घी ज्यादा हेल्दी रहता है ना, घी घी और कैसे तेल के हेल्दी कंपेयर। रहता है? घी का मतलब होता है कि वो डिपॉजिट हो जाता है, जम जाता है, तो आपकी बॉडी में जमेगा, जाके आपको मोटा भी ज्यादा करेगा, यू विल बिकम मोर फैटी, और आर्टरीज में भी जमेगा, बीपी हाई करेगा, हार्ट अटैक करेगा इफ यू गो ऑन फॉर, एंड इफ यू आर टेकिंग दी यूजिंग घी एंड यू आर नॉट फिजिकली एक्टिव। जितना आप घी खाएंगे तो आपको फिजिकली एक्टिव भी होना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करते हैं, अगर आप उतना घी खाते भी हैं और आप उसको डाइजेस्ट करते हैं और आई मीन एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो डिपॉजिट नहीं होगा। घी तेल भी खाना है, फ्राइड भी खाना है, फिर फिजिकली भी एक्टिव नहीं होना है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, और अगर रिफाइंड ऑयल यूज कर लिया कि जिससे हार्ट अटैक नहीं होता, फिर कीप ऑन फ्राइंग कर रहे हैं, फिर ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं तो बाहर से लाके खा रहे हैं, वो मार्केट में हलवाई पता नहीं कौन सा यूज कर रहा है। ठीक है, वो तो एक बार में सैचुरेटेड भी डाल देता है कि चल घी पड़ा तो घी डाल दे इसमें, रिफाइंड है तो रिफाइंड डाल दे उसमें, बड़ी सी कढ़ाई है वो आज खत्म नहीं हुई, कल उसी में फिर से समोसे तलेंगे, उसमें नए सिरे से भी डाल देंगे, पुराना भी बीच में ऐड कर देंगे, तो यू डोंट नो व्हाट दे डू। सो दीज आर नॉट द थिंग्स। सो लिपिड्स को हमेशा आप उतना ही खाइए जितनी जरूरत है, फिजिकली एक्टिव, कीप अवे फ्रॉम द फ्राइड थिंग्स। ठीक है, whether they are made in a saturated or the unsaturated fatty acids। ठीक है, यूज द राइस ब्रान ऑयल्स लिटिल बिट लेस, इवन कुकिंग में। तो हम लोग एज ए डाइटिशियंस, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, हम तो फ्राइड को आई मीन वी डोंट एंडोर्स द फ्राइड ना, बिकॉज आप में कैलोरीज ज्यादा जाती हैं, और फ्राई जो करते हो आप आटे की चीजें करते नहीं हो, आप मैदे को फ्राई करते हो। तो हम वैसे बहुत ही कोर्स जो व्हीट फ्लोर्स होते हैं उसको हम करते ही नहीं। अभी आपने देखा है कभी कि हम आटे को फ्राई करके कोई चीज खाते हैं? नो, हम मैदे की चीजों को फ्राई करते हैं। या फिर आपने मिलेट्स की कोई चीज फ्राई करते हो? नो। ओट्स की कोई चीज फ्राई करते हो? नो। ग्रीन वेजिटेबल्स की कोई फ्राई करते हो? नो। आप अगर मिलेट्स या आटा या राइस या बाजरा ज्वार कुछ भी करोगे, उसको बाइंडिंग के लिए उसमें मैदा वैदा कुछ ना कुछ डालोगे ही, स्टार्च डालोगे ही, अदरवाइज दैट वोंट बाइंड। उसमें वो गमी और बाइंडिंग कैपेसिटी, टेक्सचर आता ही नहीं है। सो हम लोग मैदा के खिलाफ हैं। आई मीन मैदे के खिलाफ नहीं है, बट मैदा इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट ना। हम लोग चाहते नहीं है कि उतनी फाइनली पाउडर्ड चीजें खाएं, वी वांट दैट लिटिल बिट मोटा मोटा आटा पीसा जाए। ठीक है, मिलेट्स भी मोटे मोटे पीसे जाएं। We don't prefer good looking things like the maida is a white one. We prefer the brown rice. We prefer the brown आटे type बाजरा ज्वार और मोटी मोटी brown रोटियां बने। We don't prefer the soft ones. We actually want some dried ones because they are the good for digestion. Okay.
बट एक और भी चीज है मार्केट में, अब मैं आपको थोड़ा सा इससे फिर से थोड़ा सा साइड पे, बिकॉज वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग दी मिलेट्स एंड ऑल। अब पीछे पता क्या, काफी डाइटिशियंस हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, बहुत डाइटिशियंस हैं जो मिलेट 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 पे आ गए। उनको मार्केट में बस अपनी नाम करना होता है कि हम मिलेट्स एंडोर्स कर रहे हैं मिलेट्स। पता क्या है, मिलेट्स बड़ी तरह के हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा, ठीक है, बाजरा ज्वार, हम मल्टीग्रेन भी खाने लगे। अब जब हम खाना शुरू करते हैं ना, तो सब हम एक ही बार में ब्रेड खाएंगे मल्टीग्रेन, ब्रेड खाएंगे आटा ब्रेड, उसमें भी मल्टीग्रेन है, फिर गार्लिक है एंड ऑल, फिर आटा भी घर में मल्टीग्रेन है, ठीक है, सब कुछ ही मल्टीग्रेन शुरू हो जाता है। बट आपको पता है कि आपको दिन में कितना पानी पीना चाहिए? अगर आप नॉर्मल व्हीट फ्लोर या राइस भी खाते हैं, व्हीट फ्लोर की रोटी खाते हैं, देन ऑल्सो आपको 3 to 4 लीटर्स मिनिमम, अगर इससे भी ज्यादा पीते हैं पानी तो। बट वेन एवर यू वुड बी टेकिंग दी मिलेट्स, आपको पता है मिलेट्स कितने ड्राई होते हैं। वो क्या करते हैं, अगर आप मिलेट की रोटी खा रहे हैं, मिलेट की कुछ भी खा रहे हैं जो भी, तो उसके साथ आपको पानी कितना लेना चाहिए? अगर आप बीच में अब पता क्या, व्हीट की रोटी खाएंगे, अगर आप पानी थोड़ी देर पीना भूल भी गए हैं, 2 घंटे पानी नहीं पिया, तो इससे दिक्कत नहीं आती है ज्यादा। बट मिलेट के बाद अगर आप खाना खा के काम में बिजी हो गए 2-3 घंटे, तो उसको वो एक ड्राई चीज होती है, वो ना आपकी मेम्ब्रेन से, सेल्स से पानी स्क्वीज करना शुरू कर देती है, जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, द सेल्स से बिकम ड्राई। और उसके बाद क्या होता है कि आपके वो बीच में उसने पानी लेना है, रफेज नहीं होगी है, वो फंस के रह जाते हैं, चोकिंग ऑफ होनी शुरू हो जाती है टिश्यूज में, इंटेस्टाइन्स की। आप मिलेट मिलेट मिलेट, उसमें पानी का कंटेंट कितना पीना होता है ये आपको नहीं पता है। सो दिस इज द नोट। ये चीजें नहीं है कि बिकॉज हाउ मच मैडम, कितना पानी पीना चाहिए? डबल दी, जब आप व्हीट की खाते हैं, खाना खाते हैं, तो डबल करना पड़ेगा मिलेट का। अब आटा गूंद के देखिए, एक 2 रोटियों का आटा गूंदिए, आपको सिंपल एग्जांपल में बता रही हूँ, व्हेनेवर यू डू द एक्सपेरिमेंट्स, आप इतना आटा लीजिए, 2 फुलकों का आटे में जितना पानी मेजर करके डालने में होता, उतना मिलेट का आटा 2 रोटियों का गूंद के देखिए कितना पानी, ऑलमोस्ट डबल द वाटर लगता है, ऑलमोस्ट, बिकॉज उसमें सोकिंग प्रॉपर्टीज है। तो उसका यही बेनिफिट है कि उसके डाइजेशन बहुत अच्छी होती है, और आप पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा लेते हो तो डाइजेशन बहुत अच्छी रहती है, और जो प्रोटीनेशियस होते हैं उसमें आपने कंटेंट, अभी हमने टैबलेटेड में कंपेयर किए, मल्टीविटामिन के, आयरन, कैल्शियम के, सारों के किए है ना, अभी हमने कंपेयर व्हीट के साथ, राइस के साथ, और बाजरा के, ज्वार के और रागी के किए तो है हमने अभी। सो बट ये जो चीजें है ना मार्केट में एकदम से आती हैं, एकदम से आती हैं, सो मिलेट 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 हर जगह। सो आई फील गुड दैट द पर्सन्स दे आर नोइंग, बट उसके साथ आप लोग खाना शुरू कर देते हैं, दे फॉरगेट टू टेक। हम होता है ना कई बार हम लोग खाना खाते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद 2-3 घंटे काम में उलझ जाते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं, हालांकि हम सबको पता है कि पानी बहुत पीना चाहिए। तो इस तरह से आप मिलेट्स के साथ करना शुरू करोगे, एकदम से नहीं। और अगर आप टोटली मिलेट्स की ही रोटियां खा रहे हैं, मिलेट्स की ही मतलब जो भी आप तल के खा रहे हैं, पराठा तो खैर नहीं खाते हैं लोग, उसका फुल्का ले रहे हैं, रोटियां तीनों टाइम खा रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप पानी का कंटेंट अगर जरा भी कम होता है, तो लॉन्गर यूज में आपको वही आप चीजें आपको दिक्कत करेगी। बिकॉज उन्होंने तो देखो, एक चीज है यहाँ पड़ी है, उसने वाटर तो स्क्वीज कर ही लेना, उसको जहां से मिलेगा, बिकॉज दे हैव अ स्क्वीजिंग कैपेसिटी। तो कहाँ से लेंगे? आपकी सेल्स, आपकी मेम्ब्रेन्स ही तो है स्टमक में, इंटेस्टाइन में। सो सी व्हाट हैपेंस टू योर सेल्स। अब जस्ट इमेजिन करके देखिए अंदर की पिक्चर। सो इसी तरह से जो चिया सीड्स होते हैं ना, या कोई भी ऐसी सीड्स, अब क्या है, चिया सीड्स लोगों ने यूट्यूब पे एंड ऑल, पता क्या है, एटलीस्ट मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी, ये कहना चाहती हूँ आपको एज ए स्टूडेंट्स, ठीक है, बाकी जो ले पर्सन्स हैं, लेमैन्स हैं, वो नहीं समझते हैं, बट आपको हर चीज की बायो अवेलेबिलिटी पे काम करना चाहिए। आप इतनी चीज खाते हैं, उसमें से इतनी बायो अवेलेबल होती है। हल्दी वाला दूध पीते हैं, वो सारा का सारा इतना दूध पीते हैं, उसमें इतनी 2 चम्मच हल्दी के डाले हैं तो 1 से भी कम 1/4 अवेलेबल होती है आपकी बॉडी में बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, वो सारी की सारी ऐसे ही चली जाती है, ये मत सोचिए कि ऐसे किया, ठीक है। और इसी तरह से जो चिया सीड्स भी हैं, उसका भी पता होना चाहिए। एवरीथिंग जो मैंने आपको बताया फिजिकल एक्टिविटी है, और एज वाइज और बॉडी वेट के हिसाब से, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से आपको लेनी है। चिया सीड्स में इतने सारे कंटेंट्स होते हैं, और चिया सीड्स आर गुड फॉर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज किसको चाहिए? जिसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। अगर इफ द पर्सन इज अ नॉर्मल, उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम है। इफ वी टॉक अबाउट दी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, या डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, उनमें क्या है, हार्ट बीट जो होती है वो इरेगुलर होती है, अरिथमिया होता है, ठीक है। सो अब इसमें कार्डियोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जो हमारे चिया सीड्स होते हैं, और भी बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, बट कार्डियोग्लाइकोसाइड्स हैं जो कि आपकी
इरेगुलर हार्ट बीट को भी नॉर्मल करते हैं, बट ये उसमें कारगर होंगे ना, उसमें बेनिफिशियल होंगे जहाँ पे डायबिटीज है या जहाँ पे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की या फिर हार्ट बीट की प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट्स हैं, ठीक है। मोर ओवर उनको भी आप लिमिटेड दे सकते हो इफ दे आर ऑन अ मेडिसिन, बिकॉज दे आर टेकिंग द मेडिसिन टू फॉर दोज टू कंट्रोल दोज थिंग्स, ठीक है। ऊपर से आप चिया सीड्स भी दे रहे हैं, उसकी क्वांटिटी नहीं देख रहे हैं। आजकल क्या है कि फीमेल्स भी बस बॉटल में डाले, रात को भिगोए, सुबह कितने पीने चाहिए आपको, कितनों की जरूरत है, उसमें कितना चाहिए, छोटे बच्चों को कितना चाहिए, बड़े को कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए, ये थोड़े की चिया सीड्स के बेनिफिट्स पड़े और लेना शुरू कर दो। हजार देखो दुनिया में हर चीज के, हर खाने की चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हैं, है ना, दोनों चीजें। और अगर आप कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खाओगे तो वो नुकसान करेगी, चाहे वो कितनी भी बेनिफिशियल हो, ठीक है। अगर कोई भी चीज बहुत ही बेनिफिशियल है, विटामिन ई इतना बेनिफिशियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, मेम्ब्रेन में होता है, लिपिड सॉल्युबल भी होता है, मेम्ब्रेन को सेव करता है, बट विटामिन ई आल्सो एट सर्टेन कंसंट्रेशंस बिकम्स टॉक्सिक अगर जरूरत से ज्यादा लेंगे आप, सो दैट आल्सो बिकम्स टॉक्सिक, ठीक है। उसकी टॉक्सिसिटी और करना शुरू कर देता है। इसी तरह से दुनिया में कोई भी चीज है, उसके बेनिफिट्स कितने भी हों, बट एक अमाउंट लिमिटेड और कंडीशन में देख के लेना है, और कब कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, किसको कितना लेना, बच्चों को कितना देना, बड़ों को कितना देना, बीमार को कितना देना, फीमेल्स को कितना देना। ये नहीं कि रोज भिगोए और पता ही नहीं है कितना अंदर जा रहा है और वो अंदर जाके क्या कर रहा है। ओके, सो ऑल बेनिफिशियल थिंग्स whenever they are taken in a proper way, proper time, and जिसको जितना चाहिए उतना लोगे, only then they seem to be beneficial and they provide the beneficial effects, okay। but otherwise अगर उसकी limited या usage भी आपकी unlimited हो जाती है, the amount का ख्याल नहीं रखा जाता है और खाने में मतलब किसी भी तरह से यूज कर रहे हैं उसको, तो वो नुकसान भी कर सकते हैं। हर बेनिफिशियल चीज अगर प्रॉपरली यूज नहीं की जाएगी, इन अ प्रॉपर फॉर्म यूज नहीं होगी, तो वो भी नुकसान करेगी। ये बात अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। हर चीज को खाने का वक्त है, हर चीज को लेने का एक तरीका है, खाने का एक तरीका है, किस पर्सन ने क्या खाना है। सो हर चीज, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हैं आपको, चिया सीड्स के और मिलेट्स के, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग दी सीरियल्स एंड सीड्स एंड सॉरी ट्यूबर्स एंड रूट्स एंड ऑल, ओके। सो इन चीजों को आप देखिए, बिकॉज हर चीज में एक कंटेंट होता है और आपको क्या दिक्कत है और आपको क्या चाहिए। इसीलिए कह रही थी कि सबसे पहले तो फूड होता है वो पर्सनलाइज्ड होता है, किसी भी 2 लोगों का फूड सिमिलर नहीं हो सकता। एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट वन। हर इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है, हर इंडिविजुअल की जो फिजिकल एक्टिविटी है, इज अ डिफरेंट लेवल, स्ट्रेस लेवल डिफरेंट है, उसको प्रोटीन्स डिफरेंट चाहिए, सब कुछ डिफरेंट चाहिए। कुछ आसपास होते हैं काफी जो नॉर्मल लोग हैं, दे आर हैविंग लिटिल बिट साइड पे आसपास की ही क्वांटिटीज होती हैं, बट स्टिल आइडेंटिकल कोई भी नहीं होता, ठीक है। आपको फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल, किसी को आइज के लिए ज्यादा चाहिए, किसी को मल्टीविटामिन चाहिए, किसी को कोई अमाइनो एसिड, सो यू हैव टू प्लान लाइक एनीथिंग। सो ये इतना इजी नहीं है कि हम बहुत इजीली लेके चलते हैं। सो वी हैव टू actually see every individual is a different one, then we have to plan the food according to that, okay। So we have discussed about the pufas, mufas and the ghee tail hai। ab selection of the jaggery and sugars, you can see white crystalline sugar लेनी है, ठीक है, क्यूब शुगर लेनी है, आइसिंग करनी है, कैस्टर शुगर है, ब्राउन शुगर है, लिक्विड शुगर है, या फिर ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज भी डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। जैगरी, हनी कई लोग यूज करते हैं। सैकरिन्स आर आल्सो दे आर यूज्ड। सैकरिन कौन सी होती है? जो सैकरिन अब हम डायबिटिक्स यूज करते हैं, जो बाकी कोई भी शुगर नहीं लेते हैं, जिसको हम शुगर फ्री कहते हैं, ठीक है। ये जो सैकरिन्स हैं ये शुगर के सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो बेसिकली डायबिटिक और जो हम लोग ज्यादा शुगर नहीं लेना चाहते हैं, तो वी यूज एज ए शुगर फ्री, ओके। सो ये बॉडी वेट को रिड्यूस करने में, बिकॉज वेन एवर यू विल बी टेकिंग दी शुगर्स ना, सीधा सीधा मीठा खाएंगे, चाहे वो हनी भी लेंगे और जो शुगर, चीनी, शक्कर और जैगरी भी लेंगे, तो ये वेट गेन करवाते हैं, ठीक है। बट जो सैकरिन्स होते हैं ये वेट लॉस में हेल्प करते हैं। ये जो सैकरिन है ये ऑलमोस्ट काफी ओल्डेस्ट है, ये न्यू नहीं है, स्वीटनिंग एजेंट है ये, और सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी ये डलता है। एंड सैकरिन लेकिन क्या है कि there has been some scare about the possibility of the saccharin causing the cancer. I mean there are some cases of the saccharin. Saccharin is also not that good अगर आप उसको ज्यादा अमाउंट में लेते रहेंगे शुगर फ्री हो,
तो वो कैंसर भी कॉज करता है, बिकॉज इट्स नॉट बीन एक्चुअली ऑथेंटिकेटेड इन द ह्यूमन बींग्स, बट कुछ केसेस हैं ऐसे, because the sodium silamate is another sweetening agent which is come under this the similar cloud of the concern. एक और है जो सोडियम साइलामेट है, वो भी एक ऐसा ही था, उसकी भी ओवर यूसेज से क्या होना शुरू हो गया था कि कैंसर होना शुरू हो गया था. सो एक और है स्पार्टेन, इज वन ऑफ द आर्टिफिशियली जो शुगर का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, इंडियन मार्केट में. और एक सॉर्बिटॉल है, अनदर सब्स्टिट्यूट फॉर द शुगर. ये सॉर्बिटॉल, ये जो च्युइंगम्स बबल गम्स हम खाते हैं ना, जो उसमें अवेलेबल होता है, ठीक है. तो ये स्वीट इंडस्ट्री में यूज होता है, मतलब ज्यादातर मार्केटेड फूड में. सो ये कुछ हैं जो हमारे सीधा सीधा शुगर की जगह ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है. शुगर की जगह हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है. हाँ जी, जिसकी वेट कम हो वो तो शुगर इंटेक कर सकता है. हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसको भी ये चीज देखनी चाहिए, सिर्फ वेट पुट ऑन करने के लिए ही शुगर नहीं खानी है. हो सकता है उसकी फैमिली में डायबिटीज हो, सो इवन इफ शी इज लेसर इन वेट बट जेनेटिक्स होते हैं, तो अगर वो ज्यादा खाना शुरू कर देंगे तो ऑनसेट ऑफ डायबिटीज होना बहुत के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है. सो आप देख के लीजिए. So going further in the you can say that the selection of the bodybuilding foods. Okay, so this is the new category. So we have all discussed about the which was the last category, we have discussed about the energy giving foods. So now we are going towards the discussion towards the bodybuilding foods. So as we know, the bodybuilding are the proteinaceous. अब हम जिस तरह के foods की बात करेंगे, different categories, so they would be giving the proteins more, proteins or the amino acids. Okay, so the pulses, जैसे जिसमें दालें आ जाती हैं, ठीक है, ड्राइड सीड्स आ जाते हैं, और लेग्यूमिनस प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे फ्रेंच बीन्स हैं, चिक पीज हैं. एंड दीज इंडस्ट्री में हमारी इसमें कंट्री में बहुत ज़्यादा दालें एंड ऑल ये सब यूज़ होते हैं, तो ये हमारे पल्सेस में आते हैं. और ज़्यादा कॉमनली वाली दाल कौन सी है? रेड ग्राम दाल है, ब्लैक ग्राम दाल है, ग्रीन ग्राम दाल है, बंगाल ग्राम दाल है, लेंटिल्स हैं, तो होल बंगाल ग्रीन है, हॉर्स ग्राम्स हैं, ग्रीन ग्राम्स हैं, ठीक है. तो ड्राइड सीड्स जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, लाइक मोर, मॉथ बीन्स, फील्ड ओशियंस, काउपीज, peas, French beans, soya beans, so all these kind of the pulses are there. So अगर हमने इनका nutritional factors देखना है, so what we are going to see that the nutrition factors in the selection of the pulses में क्या होगा कि nutritional combination जो भी है, contribution है, इसमें हम लेंगे कि कम से कम ये जो main source है दालें हमारी डाइट में प्रोटीन्स का, so ये दालें जो है एटलीस्ट वो चीपर हैं. मैक्सिमम जो एनिमल ओरिजिन एनिमल फूड खाते हैं लोग, उनसे, जैसे एग्स, मीट, चिकन, फिश, मिल्क से, तो दालें एटलीस्ट लिटिल बिट चीपर हैं इनसे, ठीक है. तो प्रोटीन जो बेसिकली पर जो प्रोटीन्स एनिमल ओरिजिन से होते हैं ना, वो बहुत ही सुपीरियर होते हैं, ठीक है. सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स उनमें ज़्यादा होते हैं और हाई लेवल में होते हैं. एंड दीज अमीनो एसिड्स कौन से? लाइसिन एंड मिथ्योनिन प्लस सिस्टीन, ये बहुत ज़्यादा एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन्स में मिलते हैं. बट अगर हम पल्स प्रोटीन्स की बात करें, वो उसमें भी लाइसिन बहुत ज़्यादा होता है. सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, बाजरा, ज्वार, रागी, प्रोटीन्स दैट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द मिथ्योनिन एंड द सिस्टीन टू, ठीक है. सो होता क्या है कि therefore when happens in the Indian meals, we consume the pulses, Indian meals में ज़्यादातर pulses, along with cereals. There is reinforcing effects as regards these two essential amino acids. They actually quality of the total protein that we get from such meals is almost as good as we get the milk or the milk products. Okay, so दालें equivalent होती हैं इसके. तो the pulses में हमारे B complexes, vitamins होते हैं बहुत, iron and calcium बहुत होता है, ठीक है, और nutrients are present in more or the less similar proportions. Hence the choice is one depends upon the cost of the different varieties. और हमें डिपेंड करता है कि कौन सी दाल ले रहे हैं. कुछ दालें महंगी हैं, कुछ सस्ती हैं, और उसमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट का फर्क होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है. अब नॉर्थ में क्या है कि ब्लैक ग्राम एंड द लेंटिल्स दे आर यूज्ड मोर,
देन इन साउथ जहाँ पे रेड ग्राम दाल फर्स्ट चॉइस है किसकी, सांबर बनाने की और रसम बनाने के लिए. सो इट इस हिसाब से सो एक्सपेंसेस में फर्क है. ठीक है. सो अगर हम चाहें तो सांबर और रसम जो है लेंटिल्स को यूज करके भी बन सकते हैं. सो डिपेंड करता है कि हमें कैसे से खाना बनाना है. अब ऐसे तो नॉर्थ इंडिया में भी सांबर बनता है, कौन सी दाल को यूज करके बनेगा, डिपेंड्स अपॉन. ठीक है. सो जो शुगर्स है, अब होता क्या है कि देखो, अब pulses and food, it concerns that the carbohydrate present भी pulses में present होते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से टाइप, पॉलीसेक्राइड्स बेसिकली है, स्टार्च होती हैं, sucrose, fructose, maltose, galactose, they can easily be broken down into the glucose and by the digestive enzymes, because या तो डाइसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं या फिर पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन एंजाइम्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जो इन पे काम करेंगे एंड देन दे वुड बी एक्चुअली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दी मोनोसेक्राइड्स. ठीक है. सो पल्सेस कंटेन 3 sugars which are not easily digested. तो मतलब इतने ज्यादा अमाउंट में भी होते हैं. सो दीज शुगर्स फाइंड देयर वे इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है फिर इनकी. बट होता क्या है, अब देखो ना, ये जो हम कह रहे हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ द स्टार्च और द शुगर्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज. ठीक है. इनको हम ग्लूकोज में इजीली एंजाइम्स ब्रोकन डाउन करके इनको मोनोसेक्राइड विच इज अ ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं. बट पल्सेस में ना एक और 2-3 तरह की ऐसी शुगर्स प्रेजेंट होती हैं जिसके लिए हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ही नहीं है और वो सीधा का सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं जहाँ पे जाके उनकी फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट तो हुई नहीं है. जैसे हम सेलुलोज की बात करते हैं. ठीक है. क्योंकि एंजाइम ही नहीं है तो वो डाइजेस्ट नहीं हुई है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां पे जाके उसकी और फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगी क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हुई है. तो फर्मेंटेशन से क्या है, फर्मेंटेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस जहाँ पे गैसेस रिलीज होनी शुरू हो जाती हैं जिससे हमारी एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट एंड इवन पेन भी होती है मेनी टाइम्स इफ वी टेक दोस काइंड ऑफ द कार्ब्स इन आवर बॉडी, इन आवर फूड. ठीक है. तो ग्रीन ग्राम दाल प्रोडक्ट्स जो हैं उससे लीस्ट गैस बनती है. ठीक है. क्योंकि उसमें वो अनडाइजेस्टेड होने वाले जो कार्ब्स हैं वो नहीं प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई इट इज प्रेफर्ड फॉर फीडिंग चिल्ड्रन. ठीक है. सो वो प्रेफर होते हैं कि हम बच्चों को भी वो दिया जाता है ताकि उसको गैस ना बने. अदरवाइज छोटे बच्चों में भी ये एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पेन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. सो बंगाल ग्राम दाल प्रोड्यूसेस द मोस्ट गैस. ठीक है. लेकिन क्या है कि बंगाल दाल जो होती है ना वो क्या करती है कि मैक्सिमम गैस उससे बनती है बिकॉज जो स्प्राउटिंग होती है ना फॉर 48 to 72 आवर्स रिड्यूसेस दिस शुगर्स टू. इसीलिए जब हम स्प्राउटिंग करते हैं ना दालों की, ग्रीन की या ब्लैक बंगाल ग्राम्स की, तो उससे क्या होता है, स्प्राउट होती है तो ये जो शुगर्स होती है ना जो हमारी बॉडी में जाके डिस्कम्फर्ट करती हैं, जिसकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, उनका जो अमाउंट है ना वो स्प्राउटिंग से कम हो जाता है. तो वो क्या होता है कि वो फर्मेंट नहीं होती हैं. ठीक है. फर्मेंट नहीं होंगी और फर्मेंटेशन बाहर ही हो जाती है उनकी, तो उसको हम यूज करते हैं फिर वी हैव टू मेक द इडली एंड द डोसा मेकिंग टू, उनको फर्मेंट करके. सो इफ यू फर्मेंट आउटसाइड तो उसकी फर्मेंटेशन इनसाइड नहीं जाके होगी. एंड समटाइम्स दालों की क्या होगी कि स्प्राउटिंग हो जाएगी. स्प्राउटिंग होगी तो ये वाली शुगर्स अनअवेलेबल हो जाएंगी, उसकी बाहरी फर्मेंटेशन हो जाएगी एंड देन इट वोंट बी I mean giving you the problem in the large intestine और ferment होके पेन नहीं होगी उससे और डिस्कम्फर्ट नहीं होगा और गैस नहीं बनेगी. ठीक है. सो ये हमने बात देखी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट्स, सो हमारी मिल्क कंट्री में क्या है कि बफेलोज एंड काउज होती हैं. ठीक है. ज्यादातर हम इसी का ही मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. एंड देन वी हैव टू सी द गोट मिल्क इज आल्सो यूज्ड इन द strictly in the home affairs. Sometimes we prefer a goat. Yes, Hanji. Yes. Ma'am, like you told, the sprouting is good or bad? Whether it is favoring? It's a good. It's good. Okay. Yeah. I got that. एक तो दो तरह से गुड है. एक तो जो कार्बोहाइड्रेट्स विच इज नॉट डाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके उनकी फर्मेंटेशन होती है. एंड दैट फर्मेंटेशन, जब कोई भी फर्मेंटेशन होती है ना तो डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस दे गेट रिलीज्ड. सो वो हमारी बॉडी में फिर लोअर एब्डोमिनल पोर्शन में जाके वो गैसेस गैस्ट्रिक ट्रबल करती हैं, एब्डोमिनल पेन करती हैं.
बट अगर हम बाहर उनको भिगोते हैं ना, बाहर भिगोते हैं तो उसकी फर्मेंटेशन हो जाती है, और वो वाली जो फर्मेंटेशन होती है उसमें वो जो कार्ब्स हैं वो सरफेस पे आके दे गेट रिलीज्ड, ठीक है, क्योंकि वो फर्मेंटेशन बाहर होगी और गैस भी बाहर रिलीज होगी। तो इसीलिए कहते हैं जो हम भिगो के दालें बनाते हैं दे आर द गुड वंस, ठीक है। बंगाल ग्राम और चिकपीस एंड ऑल, इनको बाहर भिगोइए, रात भर भिगोइए एंड देन मेक दोज। अगर आप बिना भिगोए बनाते हैं इनको कुकर में सीटियां लगा के, तो अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं कुछ चीजें जो आपकी बॉडी में जाके अनडाइजेस्टेड जाके फिर बाद में फर्मेंटेशन होती है। सो द फर्मेंटेशन शुड बी सम ऑफ द थिंग्स, some of the दालें pulses they require fermentation, और भिगोना बनाने से पहले that should be outside, okay? So जो बेसिकली क्या है, अंदर जाके भी फर्मेंटेशन होगी बाहर भी होगी, बट बात ये है कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ द गैसेस व्हिच दे गेट रिलीज्ड, सो देन दोस गैसेस दे आर नाउ इनसाइड द सिस्टम ना। अदरवाइज जब आप बाहर सोक करते हो या भिगोते हो या स्प्राउटिंग करते हो, then those gases would be released outside in the environment only, but otherwise if we take तो fermentation अंदर भी होगी तो gases release होगी, which actually the problem is not the fermentation process, problem is the gases they release after the fermentation inside, okay? तो ये सारी चीजें हैं। So the tremendous technology revolution देखो आजकल आ रही है, the country pasteurized milk भी दे रही है, ठीक है, बफेलोज का मिल्क भी है, आपके डोर स्टेप पे फ्रेश मिल्क पहुंच जाता है, मिल्क मैन भी स्टिल हम लेते हैं तो प्लास्टिक सैचेस में भी आ जाता है, बड़ी मेट्रो सिटीज में भी मिल्क आता है, ठीक है। सो मिल्क आता तो विलेजेस से ही है, फैमिली से ही, दे कलेक्ट फ्रॉम द काउज एंड द बफेलोज एंड देन कलेक्शन सेंटर्स हैं, उससे बिग कलेक्शन सेंटर्स पे जाता है, फिर कलेक्टेड मिल्क चिलिंग सेंटर में जाता है, चिल करते हैं उसको, फिर पास्चराइजेशन करते हैं। सो ये वाली चीजें हमारी है। एंड फिर वन ऑफ दी स्टैंडर्डाइजेशन जब करते हैं और पास्चराइजेशन करते हैं, हर एक अमाउंट में क्रीम का एक मिल्क में क्रीम का अमाउंट फिक्स किया जाता है, ठीक है, तो कितनी फैट का कंटेंट रखना है। पास्चराइजेशन में ये होता है कि उसमें स्टरलाइजेशन की जाती है, ठीक है, सो दैट दे कुड बी द मिल्क कुड बी सेव्ड फ्रॉम वो खराब होने से। अदरवाइज जो आप लोगे जो घर में मिल्कमैन देके जाता है, इफ यू डोंट बॉयल दैट मिल्क तो वो थोड़ी देर में खराब हो जाएगा, ठीक है। आपको फ्रिज में रखना है, बिना बॉइलिंग के भी नहीं रख सकते हैं, बट जो पैकेट्स है इसकी थोड़ी सी लाइफ पास्चराइजेशन से थोड़ी सी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो पास्चराइजेशन जो मिल्क है दैट विल बी हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड देन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम दिस एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया को। पहले ये हीट किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर्स पे थोड़े पीरियड के लिए, तब उसको डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर उसको नीचे ले आते हैं। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड एक्चुअली प्रोटोकॉल है। At then the factors जो होते हैं depend करते हैं temperature to which the milk is heated. So the lower temperature, more time is needed to achieve the sterility. So milk की pasteurization can be done at 63 degrees Celsius for 30 minutes or at the 72 degrees Celsius पे 15 seconds के लिए। अब आप देखो, अगर तो आपको 63 डिग्री टेम्परेचर रखना है तो 30 मिनट्स रखना पड़ेगा, ठीक है, फॉर पास्चराइजेशन। बट अगर 72 डिग्री पे रखोगे तो 15 सेकेंड्स में भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हाई टेम्परेचर हर तरह की पास्चराइजेशन है। और अगर आप 150 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो हाफ अ सेकेंड के लिए भी करोगे तो आपकी हो जाएगी। तो उस तरह की पास्चराइजेशन को हम अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन और अपेरिजाइजेशन भी कहते हैं। सो इमीडिएटली आफ्टर हीटिंग मिल्क इज क्विकली चिल्ड, इमीडिएटली हीट करके फिर उसको क्विकली चिल्ड करते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पे या इससे भी लोअर पे, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नॉट ओनली मेक्स द मिल्क सेफ बट इट गिव्स द लॉन्गर लाइफ, शेल्फ लाइफ हो जाती है, विच मीन्स इट कैन एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड इन द चिलिंग कंडीशंस ऑब्वियसली, ठीक है, इन द रेल कार्स और द टैंकर्स टू द 300 किलोमीटर्स तक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाता है। ऑब्वियसली डिफरेंट चिलिंग कैंटर्स में ही जाता है आफ्टर द पास्चराइजेशन ऑल्सो, ठीक है। उसको फिर हम हीटेड नहीं, लेकिन अगर पास्चराइजेशन के बगैर भी हम चिलिंग में जाएंगे देन ऑल्सो देयर इज अ चांसेस खराब होने के, ठीक है, डीनेचर होने के प्रोटीन्स के, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स ही डीनेचर होते हैं मिल्क में, तो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब काइंड्स ऑफ मिल्क कौन से हैं? काउज मिल्क है, बफेलोज मिल्क है, गोट मिल्क है। अब बफेलो मिल्क रिचेस इन फैट 7 to 9% एंड मोर इन कैल्शियम एंड फास्फोरस होता है देन द काउज मिल्क। लेकिन काऊ की मिल्क में कैरोटीन्स ज्यादा होते हैं विच टर्न्स द विटामिन ए इनसाइड आवर बॉडी एंड
being a yellow in color, they're responsible for the slightly yellow color of the cow's milk. अब हमने बताया ना, जैसे भी हम वेजिटेबल्स की भी बात कर रहे थे, so if we discuss about the कि रेडिश होता है, येलोइश होता है, तो उसमें कैरोटीन ज्यादा होते हैं. अब काओ का मिल्क ना लिटिल बिट बफेलो के मिल्क से ना येलोइश टिंज होती है, तो उसमें भी कैरोटीन्स होते हैं ज्यादा, और कैरोटीन जाके इनसाइड आवर बॉडी दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द विटामिन ए, which is very good for eyes and other things also. ठीक है, other beneficial effects. सो इसमें स्लाइटली येलो कलर होता है काओजी मिल्क का. बटर घी, अब उससे काओजी मिल्क के अगर आप बटर या घी भी बनाते हैं ना, दैट इज ऑल्सो स्लाइटली येलो. ठीक है, लेकिन बफेलो मिल्क वाला जो होता है ना, उसमें रेडीमेड विटामिन ए इज अ कलरलेस एंड द कलर ऑफ द बफेलो मिल्क का जो बटर घी का व्हाइट होता है. सो इन अदर रिस्पेक्ट काओ एंड बफेलो मिल्क आर ऑलमोस्ट सिमिलर, पर बाकी चीजों में क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं. ठीक है, सो जो हम टोन्ड मिल्क की बात करते हैं, तो ये रिकॉम्बिनेशन होता है और टेक्नोलॉजिकली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है. 3% ऑफ द फैट एंड द 8.5% ऑफ अदर सॉलिड्स. सो ये लिमिटेड होते हैं इसमें फैट्स. सो परसेंटेज ऑफ द फैट कैन स्टिल बी वेरिड as long as the 1.5% as high as 4.5%, while keeping the percentage of other solids and 8.5. Toning of the milk is done by adding the water to milk. They bring the fat percentage down to desired levels, and the adding the skimmed milk powder to take the milk solid back to desired 8.5%. इसमें क्या करते हैं कि पानी ऐड करके पहले उसका फैट कंटेंट ज्यादा ले आते हैं, और उसमें फिर हम पाउडर्ड मिल्क ऐड कर देते हैं ताकि प्रोटीनेशियस ज्यादा हो जाए और फोर्टिफिकेशन हो जाए. So this is called the toned milk. ठीक है, और skimmed milk क्या होता है? Skimmed milk powdered added to the milk processing toning. It has to be mixed the milk very well in the process. ये skimming का मतलब ये होता है कि जो मिल्क होता है ना, उसमें और अगर हम पाउडर मिल्क यूज करके उसको बहुत होमोजेनाइज करके उसको एक कंसिस्टेंसी दे देते हैं. So that is called the skimmed milk also. So basically बात ये होती है skimming बनाने का, फैट कंटेंट को डाउन करना और प्रोटीन कंटेंट को मिल्क के बढ़ाना. Because we don't want to have that fat content. घी तेल ज्यादा नहीं हम लेना चाहते, प्रोटीन्स हम लेना चाहते हैं दूध के थ्रू. ठीक है, तो फूड प्रोडक्ट्स derived from the milk. So the most commonly used milk products are the cream. अगर मिल्क से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें क्रीम्स हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल है. बटर, घी, कर्ड, पनीर, खोआ. Cheeses that are popular in the Western world cuisines are made from the milk. Okay, some of them are now beginning to make in the appearance of the Indian household as well. Like both has the skimmed जो कि fat free है and the market available होता है. इसी तरह से cream है. ठीक है, and all these things means आप देख रहे हैं कि इतने सारे products जो milk के हैं, milk powders हैं, marketed में ये सब products होते हैं. Basically हमारी ये different preparations बनाने का मतलब ये था कि हम लोगों को protein का content we really want to increase, and we don't want to have the lipids which are present in the milk. आपको पता फैट कंटेंट होता है, जब उसके ऊपर उबालते हैं मलाई आती है, और मलाई आप निकाल के रखते रहते हो, फिर से उबालोगे फिर से मलाई आएगी, फिर से उबालोगे फिर से मलाई आएगी. सो यू जस्ट पुट दैट मलाई को रिमूव करके आप अगर फ्रिज में काफी दिनों तक जमाते हैं, फिर देन उसका हम घी निकालते हैं, तो वी नो तो वो इतने दिल के मिल्क का इतना घी निकलता है, तो दैट मीन्स कि वो सारा घी हम दूध में ले रहे थे. सो वो भी एक स्किमिंग का एक प्रोसेस होता है, बट हम सिर्फ फैट को रिमूव करते हैं. बट अगर हम उसमें मिल्क पाउडर नहीं डालते हैं, हम प्रोटीनेशियस नहीं बनाते हैं घरों में यूजुअली. बिकॉज अगर मैं अपने घर की बात करूं तो आप अगर देखेंगे कि माय फादर इज अ डायबिटिक एंड द कॉरोनरी आर्टरी डिजीज. सो व्हाट माय मदर डू, दे शी बॉयल्स. उसने मदर ने पापा को दूध देना बिकॉज ही टेक्स, बट उसको वो उबालते हैं, देन वी टेक द मलाई, एंड आफ्टर सम टाइम इफ वी पुट इनटू द फ्रिज तो वो मलाई की लेयर मोटी हो जाती है, देन वी हैव इट, देन अगेन वी बॉयल, एंड अगेन एक और लेयर आती है बची कुची जो भी होती है, देन वी पुट इनटू द फ्रिज, एंड देन वो लेयर एक थिक हो जाती है, एंड देन वी पुट इट आउट. सो उसके बाद क्या है कि 2-3 बार बॉयल करने के बाद जितनी भी जो ऊपर क्रीम की लेयर्स या मलाई की लेयर्स जो आती हैं, व्हेन वी एक्चुअली रिमूव दैट, तो वो उसमें फैट कंटेंट बाकी मिल्क में कम हो जाता है. सो माय मदर गिव टू माय फादर सो दैट शी मेक श्योर दैट all the fat content or near to most of the fat content would be removed from that milk. Okay, so that she gives to my father, okay, and then putting the less of the sugary contents. Okay, so all these would be ma'am, carotene is a pigment or a vitamin? It's a pigment. It works as a multivitamin.
Okay, we can consider in a vitamin basically. Bioactive compound which is a pigment जो होते हैं वो कलर देते हैं किसी भी चीज को जिसमें वो Yes. प्रेजेंट होते हैं. Keratin मैम basically gives the yellow color, I guess. येलोइश ऑरेंजिश थिंग्स होती हैं. Orange. Yes. जिस भी चीज में ऑरेंजिश रेडिश येलोइश चीजें होती हैं उनमें ये चीज होती है. Okay, ma'am. Thank you. अंजना जी बोलिए. रेटिनॉल आयु में मापा जाता है तो आयु मतलब क्या है? क्या? रेटिनॉल विटामिन ए आयु में मापा जाता है तो आयु मतलब क्या है? किसमें मापा जाता है रेटिनॉल? आईज के लिए विटामिन ए चाहिए होता है. whenever we would be having the retinol that helps in conversion of the vitamin A. तो जिससे हमारी ये वाला रेटिनॉल आईज के लिए अच्छा है. मापा जाता नहीं है. ये तो बहुत थोड़ी क्वांटिटीज में माइक्रोग्राम्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में. So vitamin A is a multivitamin which is a lipid soluble vitamin and they work as a antioxidants also. Okay. ठीक है. Thank you. So thank you so much. I want to close that because to आज की क्लास में बोलना थोड़ा सा ठीक है. So we'll meet next time. If you have questions, so WhatsApp group is always there. Okay. So I'll try to answer those questions. Okay. Ma'am, what is condensed milk? What is condensed milk? कंडेंस्ड मिल्क में तो लिपिड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं पर इट डिपेंड्स अपॉन कंडेंस्ड किस वे में किया है. अगर आप सिर्फ मिल्क है ऑलरेडी तो आप उसको अगर थोड़ा बॉईल करके उसका वाटर कंटेंट निकाल देते हैं ना, जितना भी वाटर कंटेंट होता है तो वो कंडेंस हो जाता है. दैट्स कॉल्ड कंडेंस. तो उसमें लिपिडिक एंड जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं. मतलब अगर आप थोड़ा भी लेंगे, घर वाला कंडेंस की बात है, थोड़ा भी लेंगे एंड देन इट वुड बी गिविंग यू मोर प्रोटीन्स एंड मोर लिपिड्स एंड अदर थिंग्स आल्सो व्हाटएवर वी एक्चुअली प्रेजेंट इन द मिल्क. आपको मिल्क के कंटेंट्स पता है. बट अगर मार्केटेड कंटेंट्स मिल्क लोगे ना मार्केटेड तो उसमें शुगर भी होती है समटाइम्स. एक्चुअली जब हम घर में खीर बनाते हैं या कुछ और तो वी यूज्ड टू ऐड द कंडेंस्ड मिल्क. तो उसमें तो फिर मीठा एंड ऑल सब कुछ ही होता है एंड दैट्स अ थिक वन. एंड मार्केटेड प्रिपरेशंस में तो ये भी होता है कि दे ऐड द पाउडर्ड मिल्क टू आफ्टर कंडेंसेशन. सो वो और भी थिक हो जाता है. सो दे वांट टू मेक श्योर दैट द प्रोटीन कंटेंट शुड आल्सो बी देयर. ठीक है. तो उसमें शुगर भी होती है. तो घर में क्या है कि हम वैसे ही कंटेंट को कर लेते हैं, थोड़ी शुगर डाल देंगे देन इट्स फाइन. क्या अगर उसको बहुत कंडेंस करते रहेंगे फिर जब वो ड्राई होगा तो वो खोआ बन जाता है. बट अगर उसको थोड़ा सा लिक्विड रखेंगे, उतना ज्यादा नहीं करेंगे तो वो कंडेंस्ड लिक्विड सेमी वाला रहता है. कंडेंस्ड मींस उसको हीट अप करके काफी देर तक स्लोली आप रोटेट करते हैं एंड देन यू आर एक्चुअली इवेपोरेटिंग द वाटर कंटेंट फ्रॉम दैट. कंडेंसेशन. ठीक है जी. So it's okay. Thank you so much for attending the classes and paying the attention. Okay, so keep on reading, keep on asking the questions. Thank you. Then to take your questions as well. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.